डन स्मिथ, क्लाइन और लियोनार्ड एक साथ खड़े थे। डन स्मिथ ने क्लाउन की बॉडी सर्च की थी। डन स्मिथ ने नोट किया कि वॉलेट, हैंडकरचीफ, पोकर कार्ड्स और कुछ दूसरे प्रॉप्स के अलावा उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कोई क्लू मिल सके। क्लाइन अपने फटे हुए कपड़ों को देख रहा था, नोट करते हुए कि यह उसके पास एक ही सेट था जिसकी कोई असली कीमत थी और एक ही फाइट ने उसे बुरी तरह डैमेज कर दिया था। डन स्मिथ ने कहा कि मिशंस करते वक्त होने वाले नुकसान का रीइंबर्समेंट मिल सकता है। क्लाइन सोच रहा था कि रीइंबर्समेंट कितना शानदार शब्द है, क्योंकि सूट अभी भी पहना जा सकता था। उसने ये भी सोचा कि उसे कॉम्बैट क्लोथ्स के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक सस्ता सा सेट खरीदना चाहिए। डन स्मिथ ने लियोनार्ड को इंस्ट्रक्ट किया कि वो वेयरहाउस में रुके और आम लोगों को ज्यादा करीब आने से रोके। बाकी लोग रे बीबर के अवशेषों को सर्च करने जाएंगे। क्लाइन ने डन स्मिथ से पूछा कि वो क्या ढूंढ रहे होंगे। डन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि नोटबुक से पावर लेने के बाद रे बीबर को पहले उसे डाइजेस्ट करना पड़ता, लेकिन उसके जल्दी जागने का मतलब था कि उसने अभी तक नोटबुक की पावर पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं की थी। डन स्मिथ ने कहा कि दूसरे शब्दों में रे बीबर के शरीर का एक हिस्सा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गया होगा, जो उसे एक एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी मटेरियल बना देगा। डन स्मिथ ने चिल्लाकर कहा, मिल गया ए। क्लाइन और डन स्मिथ चमकदार आसमान के नीचे लकड़ी के क्रेड्स के बीच खड़े थे। डन स्मिथ ने ग्लव्ड हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था जिससे एक चिपचिपा सा सब्सटेंस टपक रहा था। डन स्मिथ ने इसे रे बीबर द्वारा छोड़ा गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी मटेरियल बताया। डन स्मिथ ने कहा कि अगर फ्यूचर में ऐसी ही सिचुएशंस आती हैं तो एक थरो सर्च करनी चाहिए ताकि कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट आइटम पीछे रह गया। फिर डन स्मिथ ने लियोनार्ड को पीछे रुककर एरिया पर नजर रखने का और बोर्जिया को कैरेज चलाने का इंस्ट्रक्शन दिया। वो सील्ड आर्टिफैक्ट और नोटबुक वापस ले जाएंगे। घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनाई दी। डन स्मिथ और क्लाइन फिर कैरेज में थे और डन स्मिथ ने कहा कि वो जानता है कि क्लाइन एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक के बारे में बहुत क्यूरियस है, लेकिन उन्हें होली कैथेड्रल के कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल डिटरमाइन करने का इंतजार करना होगा। उसके बाद ही वो डिसाइड कर पाएंगे कि क्लाइन को उसे पढ़ने देना है या नहीं। क्लाइन ने कहा कि वो ठीक है। उसने मन ही मन सोचा कि किताब बदकिस्मती से भरी हुई है और उसे उसके बारे में बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं है। फिर डन स्मिथ ने नोट किया कि क्लाइन ने दिन भर के इवेंट्स में बहुत ही शानदार परफॉर्म किया। डन स्मिथ ने क्लाइन की दिन भर के इवेंट्स में शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ की, नोट करते हुए कि उन्होंने सीक्रेट ऑर्डर के प्लान्स को नाकाम कर दिया था और एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को पर्सनली मार भी दिया था। फिर डन स्मिथ ने क्लाइन मोरिटी से पूछा कि क्या वो टिंगन सिटी के नाइट हॉक्स स्क्वाड का फॉर्मल मेंबर बनने के लिए तैयार है। उसने एक्सप्लेन किया कि अगर क्लाइन फॉर्मल मेंबर बन जाता है तो उसकी वीकली सैलरी 6 पाउंड्स तक बढ़ जाएगी और उसे प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर का स्टेटस मिल जाएगा। डन स्मिथ ने ऐड किया कि एक सपोर्ट टाइप बियॉन्डर होने के नाते क्लाइन को ज्यादातर दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसे टिंगेन छोड़ने की हर बार एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और उसे अपनी फैमिली से यह सब सीक्रेट रखने की पूरी कोशिश करनी होगी। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो नाइट हॉक्स का फॉर्मल मेंबर बनना चाहता है। डन स्मिथ ने कहा कि वो होली कैथेड्रल को एक प्रपोजल भेजेगा और जब वो अप्रूव हो जाएगा तो क्लाइन ऑफिशियली उनमें से एक होगा। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि सिर्फ इसी तरह वो और सीक्रेट्स के कांटेक्ट में आ सकता है, जैसे कि सीक्रेट ऑर्डर की करंट सिचुएशन। फिर डन स्मिथ ने नोट किया कि क्लाइन एक बियॉन्डर को मारने में कामयाब रहा जिसके बारे में उसे शक था कि वो सीक्वेंस 17 पर है, और पूछा कि उसने ये कैसे किया। क्लाइन ने सोचा कि उन्होंने ये सवाल तब तक रोका जब तक वो ज्वाइन करने के लिए मान नहीं गया और कि वो इस तरह की चीजों में पुराने खिलाड़ी हैं। क्लाइन ने एक्सप्लेन किया कि उस वक्त वो सील्ड आर्टिफैक्ट से 5 या 6 मीटर दूर था और उसका सर अभी भी एक्सप्लोजन से चक्कर आ रहा था और उसके मूवमेंट्स भी सुस्त थे। नतीजतन क्लाउन ने सोचा कि वो सील्ड आर्टिफैक्ट के कंट्रोल में है। इनविजिबल स्टेट में रहते हुए क्लाउन चुपके से उसके पास आया और फिर उसे बचाने और सीयर का अगला पोषण देने का ऑफर करके उसने उसे नोटबुक उठाने में मदद करने के लिए लुभाने की कोशिश की। क्लाइन ने एक्सप्लेन किया कि उसने एग्री करने का नाटक किया। फिर क्लाउन ने उसे 2 या 3 मीटर दूर से एक सख्त पेपर की रॉड से टटोलना शुरू किया। क्लाइन ने रॉड पकड़ ली और उसे साइड में घुमा दिया। उसके बाद उसने उस पर गोली चलाई ताकि उसे सील्ड आर्टिफैक्ट के रेंज में धकेल सके। आयर हार्सन ने कहा कि उस पर सीधे गोली चलाने से फेटल हिट की गारंटी नहीं थी, इसलिए उसने एक बेहतरीन चॉइस की। क्लाइन को याद आया कि सीयर पाथवे में सीक्वेंस 8 पोशन का नाम क्लाउन था और सीक्रेट ऑर्डर के पास पोशंस का कंट्रोल था। डन स्मिथ को अजीब लगा कि क्लाउन सीयर के बाद आता है क्योंकि दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं लग रहा था। क्लाइन ने काउंटर किया कि उनमें असल में कुछ कॉमन है। सीयर्स और क्लाउन्स दोनों सर्कस में मिल सकते हैं। मैडम लॉर्टा को क्लाइन का सीयर्स और क्लाउन्स के बीच कनेक्शन के बारे में जवाब काफी अच्छा लगा। उसने कहा कि उसे उसके जैसे यंग लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आयर हर्सन ने सोचा कि सेल्फ डिप्रेकेटिंग स्पिरिट वाले जेंटलमैन मिलना अब बहुत मुश्किल हो गया है और वो खुशकिस्मत है कि उसे आज एक मिला। क्लाइन इस बीच सोच रहा था कि क्या सीक्वेंस में बीस्ट टेमर और मैजिशियन जैसी चीजें भी हैं
क्योंकि तब तो यह सच में एक वन मैन सर्कस बन जाएगा। बाद में डन स्मिथ, जिसके पीछे क्लाइन था, ने एक दरवाजा खोला और एक कमरे में एंटर किया। डन स्मिथ ने फिर फ्राई और रॉयल को इंस्ट्रक्ट किया कि वो तुरंत हार्बर जाएं और लियोनार्ड को आफ्टरमैथ डील करने में मदद करें। फ्राई ने कंफर्म किया कि वो इंस्ट्रक्शन समझ गए। डन स्मिथ ने इंस्ट्रक्शंस इश्यू किए, किसी को डायरेक्ट करते हुए कि वो तुरंत पुलिस को नोटिफाई करे और उनसे रोड ब्लॉक करवाए। उसने इस बात पर जोर दिया कि जब तक कॉप्स यहाँ मूव ना कर दिया जाए, किसी को भी एरिया के पास आने से रोका जाए। बाद में रॉयल ने पूछा कि क्या कुछ और है। डन स्मिथ ने कंफर्म किया कि कुछ और नहीं है। फिर डन स्मिथ ने कहा, एक्चुअली रोजेन, मिसेस ओरियाना और बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि वो काम पर वापस आ सकते हैं और उन्हें अब 0.452 से बचने की जरूरत नहीं है। रॉयल ने इंस्ट्रक्शंस एक्नॉलेज किए। औरत के जाने के बाद डन स्मिथ ने क्लाइन को इंस्ट्रक्ट किया कि वो आर्सेनल जाए और ओल्ड नील को ढूंढे। वो चाहता था कि ओल्ड नील चाइनीज गेट जाए ताकि वो अपनी रिचुअलिस्टिक मैजिक से उन्हें हील कर सके। क्लाइन ने इंस्ट्रक्शंस एक्नॉलेज किए। फिर क्लाइन ने कहा कि वो ओल्ड नील की जगह आर्सेनल की गार्ड करेगा। वो कम से कम 20 और डीमन हंटिंग बुलेट्स के लिए भी अप्लाई करेगा। होली कैथेड्रल से जवाब का इंतजार करते हुए उसे अपने माइंड को ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ चाहिए था और उसे एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक के बारे में क्यूरियोसिटी थी। क्लाइन ने कंफर्म किया कि अगर कुछ और नहीं है तो वो अब ओल्ड नील को ढूंढने जाएगा। डन स्मिथ एक पल के लिए रुका, फिर क्लाइन चला गया। क्लाइन ने सांस छोड़ी, राहत महसूस करते हुए। उसने सोचा कि उसने असल में किसी को मार दिया था और उसे एंटीगोनस पपेट की दिशा में डॉज करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ओल्ड नील मेडिकल ट्रीटमेंट देते हुए थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने क्लाइन से कहा कि बाकी लोगों से कहे कि अगले 1 घंटे तक अंदर ना आए, कहते हुए कि उसे कुछ रेस्ट किए। क्लाइन ने सजेस्ट किया कि ओल्ड नील ऊपर जाकर रेस्ट करे, एरिया देखने का ऑफर करते हुए। ओल्ड नील ने जवाब दिया कि ऊपर बहुत शोर है क्योंकि रोजन ऐसी लड़की है जो बस बातें करना बंद नहीं कर सकती। क्लाइन ने इस बात को एक्नॉलेज किया और ठीक है कहा। फिर क्लाइन सोचने लगा कि क्या वहां कोई सीक्रेट डोर है। उसने एक दरवाजे से फ्राई को देखा जो एक कॉर्प्स के ऊपर खड़ा था। क्लाइन सोचने लगा कि क्या वो कॉर्प्स वही है जिससे वो आज सुबह मिले थे। फिर उसने दरवाजे पर नॉक किया और फ्राई को डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगी। उसने पूछा कि क्या कॉर्प्स उस बेयॉन्डर का है जिससे वो आज मिले थे। फ्राई ने कंफर्म किया कि वो अंदर आकर देख सकता है, कहते हुए कि कॉर्प्स अब सिर्फ एक ऑर्डिनरी कॉर्प्स है। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि क्या फ्राई चिंतित है कि कहीं उसे ट्रॉमा ना हो रहा हो। कॉर्प्स को करीब से देखने पर उसके माथे में एक छेद दिखा। क्लाइन ने फ्राई से पूछा कि क्या वो कुछ ड्रॉ कर रहा है। फ्राई ने एक स्केच उठाया और क्लाइन उसकी स्केचिंग स्किल से हैरान रह गया। फ्राई ने एक्सप्लेन किया कि नाइटहॉक बनने से पहले उसका सपना एक आर्टिस्ट बनने का था, लेकिन उसके पिता की इच्छा थी कि वो उनकी तरह एक प्रीस्ट बने और उसने कुछ समय तक वो किया भी और उसमें बुरा भी नहीं था। क्लाइन ने पूछा कि वो आखिर नाइटहॉक क्यों बना और उसने स्लीपलेस क्यों चुना। फ्राई ने जवाब दिया कि उसने बाद में कुछ चीजें एक्सपीरियंस की और नतीजतन नाइटहॉक बन गया। उसने कॉप्स कलेक्टर पर्सनल रीजंस की वजह से चुना और मैडम डेली एक अच्छी रोल मॉडल थी। फ्राई ने ऐड किया कि उसे जाकर वो पोर्ट्रेट कैप्टन को देना है और ये तुरंत देना है। सीक्रेट डोर बंद करना बहुत ट्रबलसम था, इसलिए उसने क्लाइन से कहा कि वो वहां रुके और चीजों पर नजर रखने में उसकी मदद करे। क्लाइन मान गया। क्लाइन कॉप्स के साथ अकेला रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि उसे उसके साथ अकेला रहना है। क्लाइन की आंखें शौक से बड़ी हो गईं। वो एकदम फ्रीज होकर खड़ा हो गया और फिर एक हाथ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। आवाजें गूंज रही थीं, हॉर्नस सिस्टस आनम बार बार दोहराते हुए। कॉर्प्स की आंखें झट से खुल गईं। क्लाइन चौंक जाता है, चिल्लाते हुए, जिंदा लाश। क्लाइन अब कॉर्प्स के ऊपर खड़ा है, गन पकड़े हुए और तेज सांस ले रहा है। वो सोचता है कि क्या और कोई मूवमेंट होगी। क्लाइन को राहत मिलती है कि यह बहुत डरावना था। वो सोचता है कि वो फ्राई को यह मेस नहीं देखने दे सकता और कॉर्प्स को वापस मूव करना चाहिए। क्लाइन फिर से हॉर्नाकस के बारे में सोचता है, नोट करते हुए कि एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक में हॉर्नाकस माउंटेन्स में एवरनाइट के देश का जिक्र है। वो उन आवाजों के बारे में सोचता है जो उसे स्पिरिट विजन इस्तेमाल करते वक्त सुनाई देती हैं, नोट करते हुए कि जब कॉप्स जिंदा हुआ तो सबने हॉर्नाकस शब्द बोला। क्लेन सोचता है कि उस जगह पर आखिर क्या छुपा है और क्या वहां जवाब मिलेंगे या किसी तरह का खतरा है। क्लेन कॉप्स के हाथ को देख रहा है और एक नीली रोशनी नोटिस करता है। वो जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। फ्राई एक दरवाजे पर खड़ा है, सोच रहा है कि क्या हो रहा है। क्लेन फ्राई के पास खड़ा है और वो अजीब घटनाओं पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लेन एक्सप्लेन करता है कि फ्राई के जाने के बाद क्या हुआ। फ्राई एक्सप्लेन करता है कि एक बेयॉन्डर की लाश हमेशा अजीब बदलाव से गुजरेगी। वो स्किन से एक ब्रांड के निकलने का भी जिक्र करता है जो खून के एक गोले में बदल जाता है। क्लाइन सोचता है कि इसे छुपाने की कोशिश करने से बेहतर होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की पावर इस्तेमाल करके इसकी जांच की जाए। फ्राई क्लाइन को बताता है कि कैप्टन और कैनली कीपर के कमरे में हैं और उसे कैप्टन को बुलाकर बताना चाहिए कि क्या हुआ।
फ्राई क्लाइन को सलाह देता है कि वो कैप्टन के साथ वापस ना आए क्योंकि उसे लगता है कि क्लाइन नहीं चाहेगा कि आगे क्या होने वाला है वो देखे। क्लाइन जवाब देता है, अग्री करते हुए कि यही वो चाहता था। क्लाइन, डन स्मिथ और केनेली एक कमरे में हैं। क्लाइन कहता है कि वो समझता है और बाद में होली कैथेड्रल को इस मामले के बारे में इन्फॉर्म करेगा। उसे लगता है कि इसके नतीजे में वो हॉर्नेकिस माउंटेन्स की जांच के लिए लोगों को भेज सकते हैं। डन स्मिथ केनेली से स्लीपलेस कहता है। क्लाइन पूछता है कि क्या मिस्टर आयर और बाकी लोग रेस्ट करने चले गए। डन स्मिथ जवाब देता है कि जेंटलमैन सेंट सेलेना कैथेड्रल में है और लोरेटा एक कॉफी शॉप में गई। डन स्मिथ उठ खड़ा होता है। वो कहता है कि कॉफी डेजर्ट्स और बड़े चेस्ट वाली मेड्स लोरेटा के 3 सबसे बड़े इंटरेस्ट हैं। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि उसके इंटरेस्ट तो बड़े अजीब हैं। क्लाइन, केनेली और डन स्मिथ एक साथ हैं। कोई काउंटडाउन करता है। 3, 2। डन स्मिथ को याद आता है कि वो यह कहना भूल गया कि बेयॉन्डर पहले टिंगन में जरूर रहा होगा। उसे ये भी याद आता है कि लियोनार्ड पहले ही उसके जैसा स्केच लेकर पुलिस के पास जा चुका है और वो उसकी जांच करेंगे। डन स्मिथ कहता है कि जो भी चीज गुजरती है वो अपने निशान छोड़ जाती है। उसे लगता है कि एम्परर रॉजल ने जो रिमार्क किया था उसमें सच में बहुत सच्चाई है। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि एम्परर के शब्द बहुत मायने रखते हैं। डन स्मिथ क्लाइन से कहता है कि आज उसने बहुत कुछ झेला है और उसे घर जाकर अच्छा खासा रेस्ट करना चाहिए। वो क्लाइन से कहता है कि उस बेयॉन्डर को मारने के बारे में ज्यादा चिंता न करे क्योंकि उसकी जान लेना बहुत से दूसरे लोगों की जान बचाने के बराबर था। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि वो पहले से बहुत बेहतर है और तो और भले ही उनके पास सीयर सीक्वेंस पाथवे का कंट्रोल हो, अगर उन्हें नहीं पता कि नाइट हॉक्स के सारे मेंबर्स कौन हैं तो उनकी डिविनेशंस उसके जैसे सिविलियन तक उन्हें बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएंगी। जब तक उनके पास प्रोफेट ना हो वो स्पेसिफिकली उससे बदला नहीं ले पाएंगे। सूरज शहर पर डूबता है जब क्लाइन घर लौटता है। मेलिसा और क्लाइन एक साथ हैं और मेलिसा क्लाइन को बताती है कि उसके मेंटर से उसके लिए एक लेटर आया है। क्लाइन अपने मेंटर के लेटर के बारे में सोचता है, याद करते हुए कि उसने उन्हें हॉर्नेकिस माउंटेन्स के मेन पीक के बारे में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मांगते हुए लिखा था। क्लाइन लेटर अपने हाथों में पकड़ता है। लेटर क्लाइन का लेटर मिलने पर खुशी और अतीत के बारे में नॉस्टैल्जिया जाहिर करता है, लेकिन वेल्च और नाया के गुजर जाने पर दुख भी। फिर लेटर क्लाइन द्वारा मांगी गई हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पर आता है, जिक्र करते हुए कि आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर जॉन जोसेफ ने उस टॉपिक पर एक मोनोग्राफ पब्लिश किया था। लेटर आगे कहता है कि मिस्टर जोसेफ ने माउंटेन पीक पर कई प्राचीन इमारतें ढूंढी, इमारतें जो कम से कम 1000 साल पुरानी थी। लेटर इस बात पर डिसबिलीव जाहिर करता है कि इतने ऊंचे माउंटेन पीक पर इंसानी बस्ती, सजेस्ट करते हुए कि इन इंसानों ने अपनी अलग यूनिक सिविलाइजेशन डेवलप की। लेटर रिकमेंड करता है कि क्लाइन ड्यूविविल लाइब्रेरी जाए और रिसर्च ऑफ द हॉर्नेकिस मेन पीक्स रिलिक्स नाम का मोनोग्राफ बोरो करे। लेटर न्यू आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी रिव्यू जैसे जर्नल्स में पब्लिश हुए दूसरे पेपर्स का भी जिक्र करता है। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि वो कल ड्यूविविल लाइब्रेरी जाएगा। फिर क्लाइन मेलिसा से कहता है कि उसके पास पोस्टेज फी के लिए पैसे हैं और उससे कल अपने मेंटर को उसका जवाब मेल करने को कहता है। मेलिसा जवाब देती है कि पोस्टेज फी उतनी ज्यादा नहीं है। क्लाइन जवाब देता है कि सभी लड़कियों को थोड़ा बहुत पॉकेट मनी चाहिए होता है। क्लाइन मेलिसा से पैसों के बारे में डिस्कस करना जारी रखता है, कहते हुए कि बचे हुए पैसे उसे जरूरी टूल्स और मटेरियल्स खरीदने में मदद कर सकते हैं। क्लाइन की तारीफ की जाती है कि उसके परसुएशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मेलिसा की कमजोरी को एवन तरीके से पिन पॉइंट करते हुए। बेंसन फिर पूछता है कि उसे किसी और को कैसे परसुएट करना चाहिए। क्लाइन बताता है कि उसे ग्रामर और क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने पर फोकस करना चाहिए और मैथमेटिक्स और लॉजिक भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। बेंसन कहता है कि जब वो किताबें पढ़ता है तो उसे एक बेकार बबून जैसा लगता है। क्लाइन जवाब देता है कि वो सच में बहुत यूजफुल है। मेलिसा पूछती है कि क्या वो संडे को फ्री हैं क्योंकि सेलेना ने उन्हें अपने बर्थडे बैंक्वेट में इनवाइट किया है। बेंसन कहता है कि वो फ्री होगा। क्लाइन कहता है कि वो भी होगा और कि वो प्रेजेंट तैयार करना मेलिसा पर छोड़ देंगे और बेंसन और वो वही करेंगे जो जेंटलमैन को करना चाहिए, पैसे देंगे। बेंसन कहता है कि ये पहली बार है जब उसने किसी को आलसी होने को इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हुए सुना है। क्लाइन कहता है कि ये ग्रामर और क्लासिकल लिटरेचर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। बेंसन फिर कहता है, क्लाइन को डन स्मिथ ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या वो कल रात अच्छी तरह सोया। क्लाइन कहता है कि वो जितना सोचा था उससे बेहतर सोया और उसे असल में कोई बुरा सपना नहीं आया। वो कहता है कि बस जब वो जो हुआ उसके बारे में सोचता है तो उसे थोड़ा बोझ और घिन्न महसूस होती है। क्लाइन डन स्मिथ के साथ है।
डन स्मिथ कहता है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। डन स्मिथ कहता है कि होली कैथेड्रल ने एक टेलीग्राम भेजा है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आयर और बाकी लोग 227499 और नोटबुक को तुरंत बैकलैंड ले जाएं। वो एडिशनल हेल्प के तौर पर एक नया नाइट हॉक भी भेज रहे हैं। क्लाइन कहता है भगवान उन पर कृपा करे। क्लाइन सोचता है कि नोटबुक ले जाया जा चुका है और सोचता है कि क्या वो आखिरकार उस साये से छुटकारा पा सकता है जो एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक ने उस पर डाला हुआ है। डन स्मिथ कहता है कि उसे रैफल सिमेट्री में पेट्रोल करने जाना है। वो जिक्र करता है कि उन्हें क्लाइन की नाइट हॉक्स का फुल मेंबर बनने की एप्लीकेशन पर जवाब मिलने में और 2 से 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। डन स्मिथ ऐड करता है कि लियोनार्ड टिंगन में सीक्रेट ऑर्डर के टेम्परेरी ठिकाने को ट्रैक करने में कामयाब रहा, लेकिन वो काफी सावधान थे और उन्होंने कोई वैल्यूएबल क्लू पीछे नहीं छोड़ा। डन स्मिथ और क्लाइन एक साथ हैं और डन स्मिथ अपनी हैट एडजस्ट करता है। क्लाइन कहता है कि एक प्राचीन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से यही उम्मीद थी। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि डन स्मिथ को रीइंबर्समेंट के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना नहीं भूलना चाहिए। ओल्ड नील क्लाइन को ग्रीट करता है गुड आफ्टरनून कहते हुए और कि क्लाइन बहुत जल्द फॉर्मल मेंबर बनने वाला है ना। कैप्टन ने कहा कि उन्हें अभी भी 2 से 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा और तो और उन्हें पक्का नहीं पता कि होली कैथेड्रल उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा या नहीं। ओल्ड नील कहता है कि होली कैथेड्रल ऐसी रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं करेगा, खासकर जब क्लाइन पहले से ही एक बेयॉन्डर है। ओल्ड नील कहता है कि क्लाइन को मेंटली प्रिपेयर होना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि हर फॉर्मल नाइट हॉक मेंबर को एक राइट ऑफ पैसेज से गुजरना पड़ता है, जो है अकेले एक मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करना। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि उसे अकेले एक मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा, लेकिन कभी कभी उन्हें पूरे हफ्ते एक भी मिशन नहीं मिलता। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि इसका मतलब है कि उसे अपनी प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज 1 या 2 महीने बाद तक नहीं मिलेगी। ओल्ड नील कहता है कि नाइट हॉक्स को खतरे के खिलाफ फाइट में फ्रंट लाइन्स पर खड़ा होना चाहिए और वो दूसरों पर उनका ख्याल रखने के लिए डिपेंड नहीं कर सकते। ओल्ड नील कहता है कि यह राइट ऑफ पैसेज सिर्फ क्लाइन के लिए दूसरे नाइट हॉक्स का एक्नॉलेजमेंट अर्न करने का एक तरीका है और इससे उसकी ऑफिशियल सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लाइन चुप है। क्लाइन सोचता है कि ओल्ड नील ने इस बात पर क्यों जोर दिया कि राइट ऑफ पैसेज से उसकी सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और सवाल करता है कि क्या उसने अपनी डिसअपॉइंटमेंट इतनी ऑब्वियस कर दी थी। क्लाइन को एहसास होता है कि उसे ओल्ड नील के आसपास ज्यादा सावधान रहना चाहिए। फिर क्लाइन ओल्ड नील से पूछता है कि क्या सियर के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस आर्ट्स सच में क्लाउन है। ओल्ड नील ने इस पॉसिबिलिटी पर सोचा कि क्लाउन का अगला सीक्वेंस तेज हरकतों और स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट एबिलिटी वाला हो सकता है, नोट करते हुए कि कई दूसरे चैनल्स भी यही कहते हैं। उसे मशीनरी हाइव माइंड के एक पुराने एक्वेंटेंस की याद आई जो मजाक में कहता था कि मिस्ट्री प्रायर के लिए सीक्वेंस आर्ट 8 मेली स्कॉलर है, जो मिस्ट्री प्रायर के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं लगता था। क्लाइन ने ओल्ड नील की बात पर सोच रहा था कि क्या सियर का अगला सीक्वेंस सच में क्लाउन है। वो समझ सकता था कि मेली स्कॉलर मिस्ट्री प्रायर के बाद क्यों आता है, क्योंकि मिस्ट्री प्रायर्स दुनिया के कई राज के जवाब ढूंढते हैं और उनके लिए मेली कॉम्बैट भी एक ऐसा ही राज था। क्लाइन ड्यूवल लाइब्रेरी में था। उसने लाइब्रेरियन से पूछा कि क्या उनके पास रिसर्च ऑन द होराकिस मेन पीक्स रेलिक्स, न्यू आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी रिव्यू की कॉपीज हैं। लाइब्रेरियन ने माफी मांगी, कहते हुए कि उनके पास रिसर्च ऑफ द हॉर्नाकिस मेन पीक्स रेलिक्स नहीं है, लेकिन बाकी 2 टाइटल्स अभी अभी एक जेंटलमैन ने वापस किए हैं जिन्होंने उन्हें बोरो किया था और वो वहां शेल्फ पर हैं। क्लाइन ने लाइब्रेरियन को थैंक यू कहा। क्लाइन एक टेबल पर बैठा हॉर्नाकिस माउंटेन्स के मेन पीक और उसके आसपास मिलने वाली एक प्राचीन सभ्यता के अवशेषों के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। खंडहर कम से कम 75 साल पुराने थे। उनके महल इतने बड़े और शानदार थे कि लगता था जैसे वो नॉन ह्यूमंस ने बनाए हों। उनके पीछे छोड़े गए म्यूरल से लगता था कि वो मानते थे कि एवरनाइट मरने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रियजनों को आशीर्वाद देगी। एवरनाइट के सिंबल्स खंडहरों में हर जगह मिल सकते थे, लेकिन सिंबल्स एवरनाइट के पवित्र चिन्ह जैसे नहीं थे। महल नॉन ह्यूमंस द्वारा बनाए गए महलों जैसे लगते थे, जैसे क्लाइन ने अपने सपने में देखा था। उसकी इच्छा थी कि वो वहां जाकर देख सके, लेकिन अगर उसे जाने का मौका मिलता भी तो वो दूर ही रहता। वहां जाना मौत को बुलावा देने जैसा था। क्लाइन गया मैडम एंजेलिका को गुड आफ्टरनून कहते हुए। एंजेलिका मिस्टर मोरिटी को ग्रीट करती है, एक्सप्लेन करते हुए कि मिस्टर बोगड़ा चाहते हैं कि वो कुछ डिविनेशन करे। मिस्टर बोगड़ा अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि एना और जॉयस ने उसे वहां आने की सलाह दी। क्लाइन को प्रोफाइल में दिखाया जाता है
जब वो इंटरेक्शन ऑब्जर्व करता है, वो स्पिरिट विजन इस्तेमाल करता है और पता लगाता है कि मिस्टर बोगड़ा का लिवर लगभग पूरी तरह काला हो चुका है और उसके शरीर के दूसरे हिस्से अनबैलेंस्ड हैं, जो एक सीरियस प्रॉब्लम का इशारा है। क्लाइन मिस्टर बोगड़ा को सलाह देता है कि वो फॉर्चून टेलर की जगह डॉक्टर के पास जाए। मिस्टर बोगड़ा हैरानी जाहिर करता है कि क्लाइन एक ही नजर में इतना कुछ कैसे बता सकता है, कंफर्म करते हुए कि एना क्लाइन की एबिलिटीज के बारे में सच कह रही थी। मिस्टर बोगड़ा बताता है कि वो पहले ही डॉक्टर से मिल चुका है और जल्द ही उसकी सर्जरी होने वाली है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो चाहता है कि क्लाइन उसकी सर्जरी के आउटकम को डिवाइन करे ताकि पता चल सके कि वो अच्छी तरह से होगी या नहीं। क्लाइन सोचता है कि एम्परर रोजेल के पुशेस के बावजूद टेक्नोलॉजी की कमी के कारण इस दुनिया में सर्जरी अभी भी बहुत रिस्की है। क्लाइन बताता है कि उसकी डिविनेशन की कीमत 8 पेंस है और अगर कोई इशू नहीं है तो वो मिस्टर बोगड़ा से टोपाज रूम में उसके साथ आने को कहता है। मिस्टर बोगड़ा कम कीमत पर हैरान लगता है। क्लाइन उसे बताता है कि वो पहले से ही खुशकिस्मत हैं कि उन्हें भगवानों से रेवलेशंस मिलते हैं और फ्यूचर की झलक मिलती है, इसलिए अगर वो ऐसे गिफ्ट्स मिलते रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी लालच को कंट्रोल में रखना होगा। क्लाइन मन ही मन सोचता है, पूछता हुआ कि क्या हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेसेस का कॉन्सेप्ट कभी सुना नहीं गया। क्लाइन ने टेबल पर 3 टैरो कार्ड्स रखे। उसने उल्टा व्हील ऑफ फॉर्चून देखा। उसने मिस्टर बोगड़ा को बताया कि सर्जरी का आउटकम नेगेटिव होगा। मिस्टर बोगड़ा ने पूछा कि क्या उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। क्लाइन ने डिविनेशन का एक अलग तरीका ट्राई करने का सजेशन दिया। उसने मिस्टर बोगड़ा से अपनी अंगूठी छोड़ने, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखने और फिर कमरे के बाहर इंतजार करने को कहा। मिस्टर बोगड़ा मान गया। मिस्टर बोगड़ा के जाने के बाद क्लाइन ने सोचा कि शायद वो ड्रीम डिविनेशन ट्राई कर सकता है। क्लाइन को एहसास हुआ कि ड्रीम डिविनेशन ने भी उसे दिखाया कि सर्जरी का नतीजा मौत होगा। वो उठकर बैठ गया, उसके हाथ जुड़े हुए थे, सोच रहा था। उसे एहसास हुआ कि ओल्ड नींद से आज उसने जो रिचुअलिस्टिक हीलिंग मैजिक सीखा है वो शायद उसे बचा सकता है, लेकिन इससे ये बात एक्सपोज हो जाएगी कि वो एक बेअंडर है और तो और ये एक गारंटी नहीं थी कि वो कामयाब होगा। अचानक क्लाइन को एक आइडिया आया। उसने मिस्टर बोगड़ा को अस्टर्न बरो में ब्लाड स्ट्रीट पर उम्मीद का एक सोर्स ढूंढने को कहा। इसका लॉसन शब्द से कुछ लेना देना होगा। उसने मिस्टर बोगड़ा से कहा कि अगर वो चीज लोकेट नहीं कर पाता जिसके बारे में वो बात कर रहा है तो मंडे को 4 PM के बाद वापस आकर उससे मिले। मिस्टर बोगड़ा ने कहा कि वो समझ गया और उसे थैंक यू कहा। क्लाइन को याद आया कि मिस्टर ग्रेसिस ने लॉसन डार्कवुड के हर्ब शॉप में एक दवा ढूंढी थी जिससे उसने अपने लंग्स ठीक किए थे। मिस्टर बोगड़ा क्लाइन के कमरे से चला गया, उस उम्मीद की तलाश में जिधर क्लाइन ने उसे डायरेक्ट किया था। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि वो स्पिरिट डाउजिंग इस्तेमाल करके अपने गैस को कंफर्म कर पाया और उसे उम्मीद थी कि मिस्टर बोगड़ा उस शॉप में उम्मीद ढूंढ पाएगा। मिस्टर बोगड़ा लॉसन डार्कवुड के हर्ब शॉप पहुंचा। दुकानदार ने उसे बताया कि उसकी लंग्स की बीमारी बहुत सीरियस है। मिस्टर बोगड़ा हैरान था कि दुकानदार उसकी बीमारी बता सकता है। उसने पूछा कि क्या कोई दवा है जो इसे ठीक कर सकती है। दुकानदार ने जवाब दिया कि है, लेकिन शर्त यह है कि उसके पास इसे पे करने के लिए काफी पैसे हों। मिस्टर बोगड़ा ने पूछा कि दवा की कीमत कितनी है। दुकानदार ने कहा कि ये कुल 10 पाउंड्स की है और ये बहुत फेयर प्राइस है। उसने एक्सप्लेन किया कि जब वो पानी मिलाकर इसे उबालेगा तो उसे 10 बूंदें ताजा मुर्गे का खून मिलाना चाहिए और तुरंत पी लेना चाहिए, और जब वो ऐसा 3 बार कर लेगा तो उसकी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। मिस्टर बोगड़ा ने पूछा कि क्या बस इतना ही। दुकानदार ने पूछा कि क्या उसे कुछ और चाहिए और एक बैग ऑफर किया जिसमें मम्मी पाउडर था, वादा करते हुए कि वो और उसकी पत्नी दोनों सेटिस्फाइड होंगे। मिस्टर बोगड़ा ने मना कर दिया, उसे थैंक यू कहते हुए, और कहा कि उसे सिर्फ लिवर की दवा वाला बैग चाहिए। फिर वो दुकान से चला गया। दुकानदार अकेला शारमेन नाम के किसी से कहता है कि उन्हें आज से अपनी हर्ब्स रिस्टॉक करना बंद कर देना चाहिए। लॉसन डार्कवुड के हर्ब शॉप का दुकानदार शारमेन से बात कर रहा था। उसने कहा कि ये 880 वहां कस्टमर है जो उसकी बढ़ती हुई रेपुटेशन की वजह से वहां आया है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो नाइट हॉक्स, मैंडेटेड फिनिशर्स और मशीनरी हाई माइंड सब उस पर ध्यान देने लगेंगे। उसे लगा कि अब उन्हें किसी दूसरे शहर जाने का टाइम आ गया है। शारमेन ने पूछा कि क्या उन्हें शॉप की ओनरशिप ट्रांसफर कर देनी चाहिए। दुकानदार ने जवाब दिया कि शारमेन की एबिलिटीज पहले से ही इतनी अच्छी हैं कि वो वहां रहकर दुकानदार बन सकता है, लेकिन उसके मंथली प्रॉफिट्स का 500% उसके अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। शारमेन ने इशारा किया कि उसे अभी तक अपने मास्टर की कोई असली एबिलिटी नहीं सिखाई गई है। दुकानदार हंसा और कहा कि ऐसी चीज ऐसी नहीं है जो तुम सिर्फ इसलिए सीख सको क्योंकि तुम सीखना चाहते हो। हम एक घोड़ा गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। क्लाइन ने कमेंट किया कि बेंसन और उसके फिजिक्स सिमिलर हैं, इसलिए सूट उसे अच्छा फिट हो रहा है। ये वो रिस्पेक्ट का लेवल था जो एक बैंक्वेट डिजर्व करता है। क्लाइन, मेलिसा और बेंसन फॉर्मली ड्रेस थे। बेंसन ने पूछा कि क्या उन्हें सच में इतना फॉर्मली ड्रेस होने की जरूरत है। क्लाइन ने जवाब दिया कि बिल्कुल है। उन्होंने पूछा कि क्या वो इस बैंक्वेट में किसी लड़की के साथ एक प्यारा सा रिश्ता शुरू नहीं करना चाहता।
क्लाइन ने सोचा कि ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए उसे जो रेट्रोएक्टिव सैलरी मिली थी वो बस इतनी थी कि वो एक नया फॉर्मल वेयर का सेट खरीद सके, लेकिन ये फैक्ट कि वो ऑफिशियल मेंबर बन गया है वो अभी उन्हें बताने से रुके रहेगा। एमिलिसा ने क्लाइन को उनके लिए बनाए गए नेकलेसेस के लिए थैंक यू कहा। क्लाइन ने कहा कि वो महंगे नहीं थे और उसने उन्हें हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के तौर पर खरीदा था और उसने उन पर ब्लेसिंग्स और डेकोरेशंस के इनकंटेशंस कार्व किए थे। क्लाइन ने कहा कि उन्हें अंदर जाना चाहिए। मेलिसा को सेलेना नाम की एक औरत ने जोश से ग्रीट किया, उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हुए। सेलेना ने चिल्लाकर कहा कि मेलिसा आखिरकार आ गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, सच में मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई अभी खास डैशिंग लग रहा है। मिस सेलेना, तुमने हमें कितना बदसूरत समझा था। सेलेना को एहसास हुआ कि एलिजाबेथ भी मौजूद है और मेलिसा से कहती है कि एलिजाबेथ भी यहाँ है। क्लाइन को एहसास हुआ कि ये वही लड़की है जिससे वो अंडरग्राउंड मार्केट में मिला था। क्लाइन को एक अजीब सा एहसास हुआ, अजीब फ्लक्चुएशंस गायब हो चुकी थी। क्लाइन सोचने लगा कि क्या उसे हेल्यूसिनेशन हो रहा था, लेकिन मेलिसा अभी भी ऊपर थी, इसलिए क्लाइन ने ऊपर जाकर कंफर्म करने का फैसला किया कि सब कुछ ठीक है। क्लाइन ने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक नेकलेस उठाया जिसमें एक पेंडेंट था। कुछ गड़बड़ थी, वो कमरा था। उसकी स्पिरिट डाउजिंग डिविनेशन भी उसे बता रही थी कि किसी तरह का सुपरनैचुरल खतरा मौजूद है। इस कमरे में जरूर कुछ गड़बड़ थी। क्लाइन ने दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा चरमराह कर खुला। सेलेना ने क्लाइन से पूछा कि क्या कोई बात है। क्लाइन को राहत मिली कि मेलिसा को कुछ नहीं हुआ था। वो सुन सकता था कि वो लोग बहुत मजा कर रहे हैं, इसलिए उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। मेलिसा ने क्लाइन से माफी मांगी, कहते हुए कि वो लोग बस मैजिक मिरर डिविनेशन से खेल रहे थे और शायद बहुत शोर कर रहे थे। उसने मेंशन किया कि सेलेना इसके बारे में बहुत कुछ जानती है और ये सच में बहुत मजेदार था। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, मैजिक मिरर डिविनेशन, ओइजा बोर्ड्स या वैसे ही किसी चीज से क्यों नहीं खेलते। फिर उसे एहसास हुआ कि सेलेना पहले ही इस हद तक अफेक्ट हो चुकी है और सोचने लगा कि वहां आखिर हुआ क्या था। सेलेना एक आईना पकड़े हुए थी, उसकी आंखें एक काली परछाई से ढकी हुई थीं। फिर क्लाइन ने कहा कि वो उन्हें और परेशान नहीं करेगा। सेलेना ने पूछा कि एलिजाबेथ कहाँ है। क्लाइन इस सवाल से हैरान रह गया और जवाब दिया, एलिजाबेथ। फिर उसने मन ही मन सोचा कि एलिजाबेथ सिर्फ 16 साल की है। उसे याद आया कि एलिजाबेथ ने कहा था कि उसे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है और उसके पास कुछ सवाल हैं जो वो उससे पूछना चाहती है। उसने खुद को रिएश्योर किया कि वो लोग बस एक नॉर्मल एकेडमिक डिस्कशन करने वाले हैं और बस इतना ही। एलिजाबेथ ने क्लाइन से पूछा कि वो उससे आखिर क्या बात करना चाहता है, कहते हुए कि उसने कभी हिस्ट्री में इंटरेस्ट होने के बारे में कुछ नहीं कहा। क्लाइन ने एक्सप्लेन किया कि जैसा कि वो जानती है, वो एक मिस्टिसिज्म एंथुजियास्ट है और उसने नोटिस किया कि उसके मैजिक मिरर में कुछ गड़बड़ है। एलिजाबेथ ने पूछा कि क्या उसमें कुछ गड़बड़ है। क्लाइन ने कहा कि वो समझता है कि जब वो इतने सिंपल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर विश्वास करना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन जब वो वापस आ जाए और जब सेलेना ध्यान ना दे रही हो तो उसे आईने के सामने वाले हिस्से पर एक झलक डालनी चाहिए जिसे वो इतने टाइम से उसे दिखाने से मना कर रही है। एलिजाबेथ ने क्लाइन से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि सेलेना ने उन्हें आईने का सामने वाला हिस्सा दिखाने से मना कर दिया। क्लाइन ने जवाब दिया कि ये एक एजुकेटेड गेस था। उसने सोचा कि नाइटहॉक्स के रिकॉर्ड्स के मुताबिक लगभग हर मैजिक मिरर डिविनेशन का इंस्टेंस जिसमें ईविल शामिल था, उसके आसपास सिमिलर सर्कमस्टांसेस थे। एलिजाबेथ ने सेलेना से पूछा कि क्या वो उसके पास बैठकर मैजिक मिरर डिविनेशन को करीब से देख सकती है। सेलेना मान गई। सेलेना ने आईना पकड़ा और उससे पूछा कि रोमांटिक और हैंडसम जेंटलमैन कब अपीयर होगा। आईने ने जवाब दिया कि जेंटलमैन अब से आधे साल बाद दूसरे हफ्ते के संडे को अपीयर होगा। एलिजाबेथ शॉक दिखी और कहा कि उसे रेस्ट रूम जाना है। एलिजाबेथ ने क्लाइन को आवाज दी, कहते हुए कि उसने देख लिया। एलिजाबेथ ने आईने के अंदर कुछ देखा, सेलेना का एक इवल लुकिंग वर्जन। क्लाइन ने एलिजाबेथ से कहा कि नर्वस ना हो और उसे बताए कि सेलेना का कमरा कहाँ है और वो अपनी मिस्टिसिज्म रिलेटेड चीजें कहाँ रखती है। उसने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि वो ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कुछ नहीं हुआ और उसके बाद लिविंग रूम में वापस चली जाए। एलिजाबेथ ने जवाब दिया, ठीक है। क्लाइन ने सोचा कि कैप्टन और बाकी लोगों को नोटिफाई करने के लिए उसके पास काफी टाइम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उसे बस एवरनाइट गॉडेस की पावर बोरो करनी पड़ेगी ताकि वो उस एग्जिस्टेंस से बचने में उसकी मदद कर सके जो अभी सेलेना को अफेक्ट कर रहा है। उसने एवरनाइट गॉडेस से प्रार्थना की जो आसमान के तारों से भी ज्यादा मैजेस्टिक है और अनंत काल से भी ज्यादा टाइमलेस है, और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने एक डिवोटेड बिलीवर पर अपनी प्यार भरी कृपा दिखाएं। क्लाई ने प्रार्थना की कि वो बस एक पल इंतजार करें। उसने मन ही मन सोचा, उस बेचारी लड़की का इंतजार करो। उसने सोचा, सक्सेस। अब उसे बस सेलेना को इस सीलिंग सर्कल में एंटर करवाना है। एलिजाबेथ को इंस्ट्रक्ट किया गया कि याद रखे कि अब से 5 मिनट बाद उसे कोई बहाना ढूंढकर सेलेना को उसके कमरे में ले जाना है। फिर उसे दरवाजे पर हल्के से नॉक करना है, पहले एक बार और फिर जल्दी जल्दी 2 बार।
वहां से वो बाकी सब क्लाइन पर छोड़ सकती है। क्लाइन ने सोचा कि उसे अब उस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस के फाइट बैक करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एलिजाबेथ और सेलेना लिविंग रूम में थे। एलिजाबेथ से पूछा गया कि वो सेलेना को आखिर क्या सरप्राइज देने का प्लान कर रही है, नोट करते हुए कि एलिजाबेथ बहुत नर्वस लग रही थी। एलिजाबेथ ने जवाब दिया कि सरप्राइज के बारे में पहले से कोई साइन नहीं होता और कि वो बहुत एक्साइटेड है। क्लाइन दरवाजे के पास खड़ा था और वो सोच रहा था कि एलिजाबेथ को दरवाजे पर नॉक करने की क्या जरूरत होगी। नॉक करने की आवाज सुनाई दी। क्लाइन ने सोचा कि वो लोग आ गए। सेलेना डोर पकड़ रही थी और एलिजाबेथ उसके पीछे थी। सेलेना को कमरे में ले जाया गया और ये नोट किया गया कि बाहर कोई भी नहीं सुन पाएगा कि अंदर क्या हो रहा है। क्लाइन ने सेलेना का हाथ पकड़ा और सेलेना चिल्लाई। क्लाइन सुप्रीम लेडी ऑफ क्रिम्सन, ग्रेट एम्प्रेस ऑफ मिसफॉर्चून एंड हॉरर से प्रार्थना कर रहा था। क्लाइन की स्पिरिचुअलिटी अभी बह रही थी और वो उसे रोक नहीं पा रहा था। सेलेना फर्श पर थी। फिर सेलेना ने ऊपर देखा। उसका एक्सप्रेशन अब गंभीर था और उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। क्लाइन कैंडल्स और एक बाउल के साथ एक डेस्क पर था। अपने कंधे के ऊपर से देख रहा था। फायर बाउल से एक गहरा हरा ओरा निकल रहा था। गहरा हरा ओरा एक बाउल में बह रहा था। बाउल के अंदर एक आग थी। क्लाइन गन पकड़े हुए राहत महसूस कर रहा था कि सेलेना के ओरा में गहरा हरा ओरा गायब हो गया है। सेलेना एक टेबल पर लेटी हुई थी। उसके आसपास टूटा हुआ कॉन्च था। बेहोश लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्लाइन चौंक गया और फिर अचानक उसके सर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने चिल्लाकर कहा कि उसका सर दर्द कर रहा है। वो दर्द से अपना सर पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और दर्द का भाव साफ दिख रहा था। वो सोचने लगा कि क्या हुआ। क्लाइन एक ऐसा पल अनुभव कर रहा था जहां उसकी बेअंडर पावर्स लगभग कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उसने नोट किया कि रिचुअलिस्टिक मैजिक इस्तेमाल करने से उसकी स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई थी और उसने जो पोशन कंज्यूम किया था उसकी बची हुई स्पिरिचुअलिटी बदले में ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। क्लाइन ने सोचा कि अगर उसने अभी हाल ही में अपना पोशन कंज्यूम किया होता तो वो अभी कंट्रोल खो चुका होता। उसने सोचा कि एक्टिंग काफी यूजफुल है। फिर क्लाइन ने लेडी की तारीफ की। बाद में क्लाइन एलिजाबेथ से बात कर रहा था। उसने पूछा कि सेलेना कैसी है। क्लाइन सेलेना के मैजिक मिरर डिविनेशन में एरर पहले ही ठीक कर चुका था और इश्यू रिजॉल्व हो चुका था। उसने कहा कि सेलेना शायद कुछ मिनट्स के लिए बेहोशी की हालत में रहेगी और वो अगले 2 या 3 दिन थोड़ी कमजोर रहेगी। एक अलग नोट पर क्लाइन ने पूछा कि सेलेना ने मिस्टिसिज्म कहाँ से सीखी और उसका टीचर कौन था। उसने यह भी पूछा कि क्या उन्होंने उसे मैजिक मिरर डिविनेशन से जुड़े टैबूज के बारे में बताया था। एलिजाबेथ ने जवाब दिया कि वो हानास विंसेंट था। उसने कहा कि सेलेना ने आज जो डिविनेशन परफॉर्म की उसके बारे में उसने अपने टीचर के छुपाए हुए इनकेंटेशंस पर एक झलक डालने के बाद सीखा। क्लाइन ने सोचा कि सेलेना मौत को बुलावा दे रही है और पूछा कि क्या एलिजाबेथ को वो इनकेंटेशन याद है जो उसने रिसाइट किया था। एलिजाबेथ ने क्लाइन को बताया था कि सेलेना हर्मीस में बोली, लेकिन एलिजाबेथ को इनकेंटेशन से सिर्फ कुछ ही शब्द याद थे, रिवॉल्व, स्पिरिट, क्रिएटर और ग्रेस। क्लाइन क्रिएटर शब्द के बारे में सोचने लगा, स्पेसिफिकली द ट्रू क्रिएटर। उसने सोचा कि अगर उसे सही से याद है तो ये एक प्राचीन एग्जिस्टेंस था जो 5th एपक में अपीयर हुआ था और जिसे बहुत सारे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस पूछते थे। क्लाइन ने एलिजाबेथ से कहा कि याद से सेलेना से वो एग्जैक्ट इनकेंटेशन पूछे जो उसने इस्तेमाल किया था जब सेलेना जागे, ताकि वो उसे बताने का मौका ढूंढ सके। उसने एलिजाबेथ को याद दिलाया कि उन्हें 7 ऑर्थोडॉक्स डिविनिटीज के अलावा किसी और एग्जिस्टेंस से कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। एलिजाबेथ ने जवाब दिया, कहते हुए कि क्लाइन को सेलेना से खुद पूछना चाहिए। क्लाइन ने कहा कि सेलेना सीक्रेट्स रखने में अच्छी नहीं है और वो नहीं चाहता कि मेलिसा को पता चले कि उसे मिस्टिसिज्म में इंटरेस्ट है। उसे उम्मीद थी कि एलिजाबेथ उसका सीक्रेट रखेगी। एलिजाबेथ ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेलिसा को मिस्ट्रीज से ज्यादा मशीनरी पसंद है। बाद में क्लाइन डन स्मिथ के साथ था। क्लाइन ने रात के इवेंट्स को समराइज किया। क्लाइन का मानना था कि मैजिक मिरर डिविनेशन ने जिस ईविल एक्सिस्टेंस को बुलाया उसने डिजास्टर क्रिएट नहीं किया क्योंकि उसे पूरी तरह जागने के लिए और टाइम चाहिए था। क्लाइन ने सोचा कि हानास विंसेंट की जांच करना जरूरी हो सकता है। डन स्मिथ ने कहा कि क्लाइन ने सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से हैंडल की। ईविल स्पिरिट के पूरी तरह मैनिफेस्ट होने से पहले जल्दी से एक्ट करके डन स्मिथ ने क्लाइन से कहा कि बाकी सब उन पर छोड़ दे और उसे घर जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। क्लाइन ने कहा कि वो असल में उम्मीद कर रहा था कि डन स्मिथ इस इनिशिएशन मिशन को, उसके राइट ऑफ पैसेज को उसे अकेले कैरी आउट करने देगा। क्लाइन ने सोचा कि एलिजाबेथ ने उसे जो इनकेंटेशन दिया उसके हिसाब से हानास विंसेंट काफी खतरनाक हो सकता है। लियोनार्ड ने कहा कि उनके पास क्लाइन के लिए पहले से ही एक अलग इनिशिएशन मिशन है। जब क्लाइन ने अपनी हैरानी जाहिर की, डन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने आज रात के लिए एक नया केस एक्सेप्ट किया है और उन्होंने पहले ही कंफर्म कर लिया है कि उसमें कोई असली खतरा नहीं है। उन्होंने प्लान किया था कि क्लाइन कल उसे हैंडल करेगा। डन स्मिथ ने क्लाइन से कहा कि वो ना पूछे कि केस क्या है, बल्कि अच्छी नींद लेने पर फोकस करे। वो उसका डे ऑफ ट्यूसडे या वेडनेसडे को मूव कर देंगे। क्लाइन ने जवाब दिया, ठीक है।
क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि डन स्मिथ उसके लिए चैन से सोना और मुश्किल बना रहा है। उसने यह भी सोचा कि मंडे गैदरिंग्स का दिन है और लगता है कि इस बार उसे पोस्टपोन करना पड़ेगा। दरवाजे पर नॉक हुई। क्लाइन ने पूछा कि क्या मेलिसा उससे कुछ पूछना चाहती है। मेलिसा और क्लाइन कमरे में थे और मेलिसा ने क्लाइन से पूछा कि उसने आज रात एलिजाबेथ के साथ आखिर क्या किया। मेलिसा ने कहा कि उसे लगा जैसे एलिजाबेथ में कुछ बहुत गड़बड़ है और बाद में सेलेना भी बहुत अजीब होगी। क्लाइन ने मेलिसा से पूछा कि क्या उसे पता है कि एलिजाबेथ और सेलेना मिस्टिसिज्म एंथुजियास्ट है। क्लाइन ने कहा कि उसे पता है लेकिन उसे ये पसंद नहीं। मेलिसा ने कहा कि उसका मानना है कि इस दुनिया में हर चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसने कहा कि अगर सच में कुछ ऐसा है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि उनके पास अभी काफी नॉलेज नहीं है। क्लाइन ने कहा कि यही वो भी मानता है। क्लाइन ने सोचा कि वो कभी मानता था कि हर चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है जब तक कि उसने खुद अपनी मौत की तलाश में कामयाबी हासिल नहीं कर ली। मेलिसा ने क्लाइन से पूछा कि उसने आज रात एलिजाबेथ के साथ आखिर क्या किया। क्लाइन ने एक्सप्लेन किया कि मिस्टिसिज्म में हर्मीस लैंग्वेज शामिल है जो स्पेसिफिकली प्राचीन अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में इस्तेमाल होती थी। एलिजाबेथ ने उससे कुछ शब्दों का मतलब बताने को कहा था। मेलिसा ने कहा कि यह समझ में आता है क्योंकि हिस्ट्री उसका एक्सपर्टीज का एरिया था। क्लाइन ने कहा कि एलिजाबेथ और सेलेना अजीब क्यों बिहेव करने लगे इसके बारे में वो पक्का नहीं कह सकता, लेकिन वो एक गेस लगा सकता है। जब सेलेना अपनी मैजिक मिरर डिविनेशन परफॉर्म कर रही थी तो उसने हर्मीस में कुछ रिसाइट किया। मेलिसा ने कंफर्म किया कि उसने किया। क्लाइन ने कहा कि एलिजाबेथ ने उससे जिन लिमिटेड शब्दों के बारे में पूछा उसके आधार पर उसने अनुमान लगाया कि सेलेना की डिविनेशन कुछ इविल बिलीफ से कोरिलेटेड है। क्लाइन ने कहा कि वो तब एलिजाबेथ और सेलेना की अजीब हरकतों को समझ गया। उसने कहा कि फ्यूचर में वो सेलेना को जरूर समझाएगा और जरूरत पड़ने पर वार्न करेगा और उसे ऑर्थोडॉक्स पाथ पर वापस लाएगा। मेलिसा ने कहा कि वो जरूर करेगी। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि अब जब उसने उसे ये रिमाइंडर दे दिया है तो उसे लगता है कि मेलिसा भी फ्यूचर में इस तरह की चीजों से सावधान रहना शुरू कर देगी। अगली सुबह क्लाइन ने कैप्टन को गुड मॉर्निंग कहा। क्लाइन सोचने लगा कि क्या कुछ हुआ है और क्या ये हो सकता है कि हानास विंसेंट। डन स्मिथ एक मग पकड़े हुए था और उसने कहा कि हानास विंसेंट मर चुका है। डन स्मिथ अपनी डेस्क पर था, कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। क्लाइन सोचने लगा कि क्या किसी ने हानास विंसेंट को पहले ही मर्डर कर दिया। डन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि लियोनार्ड और वो पिछली रात हानास विंसेंट को ढूंढने गए थे क्योंकि उन्हें कुछ एबनॉर्मल नहीं मिला। वो क्लूज ढूंढने के लिए हानास विंसेंट के सपनों में एंटर हुआ। हानास विंसेंट के सपनों में उसने एक बड़ा क्रॉस देखा और एक नंगा आदमी जो उस पर उल्टा लटका हुआ था। उसका शरीर खून के निशानों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने वो सीन देखना शुरू किया वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया हानास विंसेंट नींद में ही गुजर चुका था। क्लाइन ने कहा कि एक बड़ा क्रॉस और उल्टा लटका हुआ खून से सना आदमी ट्रू क्रिएटर के डिस्क्रिप्शन से काफी मिलता जुलता है, हालांकि साथ ही यह बहुत अलग भी है। डन स्मिथ ने कहा कि वो इस मामले पर बाद में जरूर फॉलो अप करेंगे। अभी क्लाइन को अपना इनिशिएशन मिशन कंप्लीट करना चाहिए। उसे जाकर अपनी प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। फिर उसे शूटिंग क्लब के लॉबी में इंस्पेक्टर टोले से मिलना चाहिए। वो क्लाइन को डिटेल्स बताएगा। डन स्मिथ ने कहा कि फेमस फिलांथ्रोपिस्ट सर डुविविल हाल ही में हर रात रोने और कराहने की आवाज सुन रहे हैं। पुलिस को शक है कि इसमें बियॉन्डर पावर्स शामिल हैं। क्लाइन ने प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म के बारे में पूछा। डन स्मिथ ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट उनकी सैलरीज का आधा हिस्सा पे करता है। जब डन स्मिथ ने क्लाइन को पहली बार देखा था तो वो भी पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए था। उसने कहा कि क्लाइन सिर्फ नाम का प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर नहीं है। क्लाइन ने सोचा कि प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म बुरी नहीं लग रही। उसने सोचा कि यह अफसोस की बात है कि वो ये यूनिफॉर्म नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं पहन सकता, वरना ये उसके लिए कपड़ों का एक और सेट हो सकता था जिसे वो साइकिल कर सकता था। क्लाइन और इंस्पेक्टर टोले सड़क पर खड़े थे। इंस्पेक्टर टोले ने पूछा कि क्या क्लाइन मोरेटी है। क्लाइन ने कंफर्म किया कि वो है। इंस्पेक्टर टोले ने कहा कि उसे लगता है कि ये कहना सेफ है कि उसने सही आदमी को पकड़ा है। इंस्पेक्टर टोले ने कहा कि उसे लगता है कि उनकी अच्छी बनेगी। उसने पूछा कि क्या उन्हें सर ड्यूविल के घर जाना चाहिए। क्लाइन ने कहा कि उन्हें जाना चाहिए और पूछा कि क्या इंस्पेक्टर टोले कैरेज में रहते हुए उसे डिटेल्स बता सकता है। इंस्पेक्टर टोले ने कहा कि ये पिछले महीने शुरू हुआ जब से सर ड्यूविल नींद में दर्द और तकलीफ की कराहने सुन रहे हैं। इंस्पेक्टर टोले ने एक्सप्लेन किया कि कराहने ऐसी लगती थीं जैसे वो किसी ऐसे व्यक्ति से आ रही हों जो मौत के किनारे पर स्ट्रगल कर रहा हो। सर ड्यूविल के सर्वेंट्स ने कंफर्म किया कि उन्होंने भी सिमिलर आवाजें सुनी, हालांकि उतनी तेज नहीं। ये सिचुएशन उसे बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के साथ अफेक्ट कर रही थी। उसने देश में अपने विला में मूव करने की भी कोशिश की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसकी सिक्योरिटी टीम के साथ भी काम किया, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। सर ड्यूबिल ने कहा था कि अगर प्रॉब्लम एक हफ्ते में सॉल्व नहीं हुई तो वो बैकलैंड में मदद मांगेगा। क्लाइन ने इन्फॉर्मेशन पर विचार किया। वो सोचने लगा कि क्या सर ड्यूबिल ने किसी बियॉन्डर को ऑफेंड किया है और नतीजतन उसे कर्ज किया गया है। उसने इस आइडिया को डिसमिस कर दिया
सोचते हुए कि अगर यह कर्ज होता तो सर्वेंट्स ने भी वही आवाजें नहीं सुनी होती। फिर उसने सोचा कि शायद कोई बियॉन्डर उसके करीब कहीं छुपा हुआ है, शायद उसके स्टाफ में, लेकिन किसी ने उससे कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। वो सोचने लगा कि आखिर हो क्या रहा है। इंस्पेक्टर टॉले सर ड्यूविल को पुलिस डिपार्टमेंट के एक प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर मिस्टर मोरेटी से इंट्रोड्यूस करके शुरुआत करते हैं। क्लाइन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जब वो ऑफिसर्स को ग्रीट करता है, ये उम्मीद करते हुए कि वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में उसकी मदद कर सकते हैं। क्लाइन सोचता है कि जिस इंसान से वो मिल रहे हैं वो उस वॉलेट का मालिक है जो बूढ़े नील ने उठाया। क्लाइन नोटिस करता है कि मालिक उसे उस नेक इंसान के साथी के रूप में पहचान नहीं पा रहा है। क्लाइन यह भी नोटिस करता है कि इसके अलावा कि मालिक काफी उदास है और कोई इश्यूज नहीं लग रहे हैं। क्लाइन सर ड्यूविल से पूछता है कि उसने पहली बार कराहने की आवाज कब सुनी थी और वो किस कमरे में था, और सजेस्ट करता है कि वो एक बार देख ले। सर ड्यूविल फिर कलन को उन्हें अपने बेडरूम में ले जाने के लिए कहते हैं। क्लाइन अपनी उम्मीद जाहिर करता है कि सर ड्यूविल भी उनके साथ चलेंगे। सीन सर ड्यूविल के बेडरूम में शिफ्ट होता है, जहां एंटर करते ही दरवाजा चरचर की आवाज के साथ खुलता है। जैसे ही क्लाइन सर ड्यूविल के बेडरूम में एंटर करता है, सिसकियों की आवाज हवा में गूंज जाती है। क्लाइन को अचानक एक ठंड महसूस होती है। क्लाइन रोने की आवाज के सोर्स के बारे में सवाल करता है। क्लाइन रिएक्ट करता है जैसे चौंक गया हो और अपनी हेड ठीक करता है। वो कंफ्यूज हो जाता है जब कमरा वापस नॉर्मल हो जाता है। क्लाइन कहता है कि ये इशू एक मेंटल इलनेस या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्लाइन सर ड्यूविल के अलावा सबको जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो उनसे बाद में बात करेगा। क्लाइन एक कमरे में एक और आदमी के साथ खड़ा है। वो आदमी कहता है कि कलन को इंस्पेक्टर टॉले को सेकंड फ्लोर पर ले जाकर वहां इंतजार करना चाहिए। आदमी कहता है कि क्लाइन को शुरुआती ट्रीटमेंट के लिए एक शांत माहौल की जरूरत है। क्लाइन फिर सर ड्यूविल को बेड पर लेटने, रिलैक्स करने और सोने की कोशिश करने के लिए कहता है। सर ड्यूविल मान जाते हैं। क्लाइन सर ड्यूविल के कमरे में है और सोच रहा है कि क्या हो रहा है। क्लाइन फिर ऊपर देखता है और चिल्लाकर कहता है कि उसे कुछ दिखा है। क्लाइन मन में सोचता है कि ये कोई आम गुस्से वाली स्पिरिट नहीं है, ना ही कोई बुरी स्पिरिट। क्लाइन सोचता है कि आखिर ये है क्या। सर ड्यूविल क्लाइन से पूछते हैं कि क्या उसे कुछ मिला। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि नॉर्मल हालात में आम लोगों को यहाँ की गड़बड़ी नोटिस करने में काफी मुश्किल होती है, और सोचता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि अभी दिन का समय है। क्लाइन फिर सोचता है कि ये कराहने की आवाजें किसकी हैं। क्लाइन मन में सोचता है कि अगर ये इतना आसान होता तो उसका कलीग अब तक इंतजार नहीं करता। क्लाइन सोचता है कि सर ड्यूविल इतनी नफरत कैसे लेकर घूम सकते हैं, और अगर ये और इकट्ठा होने दी गई तो ये एक क्रोधित स्पिरिट में बदल सकती है। क्लाइन ने उन लोगों से बची हुई स्पिरिचुअलिटी की स्ट्रेंथ के बारे में सोचा और सोचा कि मरने से पहले उनके अंदर कितनी नफरत भरी हुई थी। क्लाइन ने सर ड्यूविल से पूछा कि क्या वो कुछ सवाल पूछ सकता है। सर ड्यूविल ने क्लाइन से कहा, जरूर पूछिए। सर ड्यूविल ने क्लाइन से पूछा कि क्या उसे इस मामले की जड़ मिल गई है। क्षमा को क्लाइन ने सोचा कि यह घटनाएं वैसी ही हैं जैसी तब दिखती हैं जब नफरत इकट्ठा हो जाती है, जिससे धीरे धीरे उलझन बढ़ती जाती है। क्लाइन ने जवाब दिया कि यह इतना सीरियस नहीं है और असल में ज्यादातर लोग अलग अलग डिग्री की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं। क्लाइन ने फिर खुद को ओवा काउंटी पुलिस डिपार्टमेंट के एक साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट के रूप में दोबारा इंट्रोड्यूस किया। सर ड्यूविल ने पूछा कि क्या क्लाइन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो एक पागल है और उसे पागलखाने में भर्ती करना पड़ेगा। सर ड्यूविल ने फिर पूछा कि ट्रीटमेंट में कोऑपरेट करने के लिए उसे क्या करना होगा। सर ड्यूविल ने यह भी कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा कि उसके आसपास के लोगों को भी कराहने और रोने की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। क्लाइन ने फिर कहा कि वो इसे एक्सप्लेन करेगा। क्लाइन ने सोचा कि भले ही वो सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए रिचुअलिस्टिक मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उसके लिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी बियॉन्डर पावर्स को जितना हो सके सीक्रेट रखे। क्लाइन ने फिर डिसाइड किया कि वो पहले जड़ का पता लगाने के लिए ड्रीम डिविनेशन का इस्तेमाल करेगा। वो की धीमी आवाजें हवा में गूंजने लगी जब क्लाइन ने अपनी डिविनेशन शुरू की। अचानक हवा में एक दरार दिखी और फिर वो टूट गई। टूटे हुए टुकड़ों से सर ड्यूविल की लेट फैक्ट्री की फीमेल वर्कर्स का एक सीन दिखा। मैरी नाम की एक औरत को दौरा पड़ते हुए दिखाया गया। क्लाइन कहता है कि लफायत पर लेट का असर हुआ है। क्लाइन के मन के थॉट्स बताते हैं कि लेट पॉइजनिंग से मरने वाली फीमेल वर्कर्स का गुस्सा बहुत कम था और इसका सर ड्यूविल पर कोई खास असर नहीं हो सकता था। क्लाइन मन में सोचता है कि जब तक कोई ज्यादा जिद्दी गुस्सा ना हो जिसने बाकी सबको एक साथ जोड़ दिया हो। एक औरत दूसरी औरत हेली से पूछती है कि उसकी तबीयत कैसी है। फिर जिस औरत ने सवाल पूछा था उसने कहा
कि जिसे भी तेज सर दर्द है वो और लेड के कांटेक्ट में ना आए और उन सबको फैक्ट्री छोड़ देनी चाहिए। एक औरत कहती है कि वो ठीक है और ये बस हल्का सर दर्द है। एक दूसरी औरत कहती है कि उसके पिता और भाई दोनों की नौकरी चली गई है और उनके पास कल की रोटी के लिए भी पैसे नहीं हैं। वो पूछती है कि उसे अपनी सैलरी जो 10 सोली है कब मिलेगी। पहला भाई कहता है कि वो सैटरडे को ले सकता है। दूसरा भाई कहता है कि उन्हें बंदरगाह पर कुछ काम मिल जाएगा, लेकिन हाल ही की मंदी के कारण वो हफ्ते में सिर्फ 3 सोली और 7 पेन से ही कमा पाएंगे। क्लाइन अपनी आंखें खोलता है। क्लाइन मन में सोचता है कि बेंसन को 30 सोली की हफ्ते की सैलरी में उसे और मेलिसा दोनों को सपोर्ट करना पड़ता था और वो पहले से ही काफी मुश्किल था। क्लाइन ड्रीम डिविनेशन के बारे में सोचता है। क्लाइन सोचता है कि उसे लग रहा था कि ज्यादातर वर्कर्स को हफ्ते के कम से कम 20 सोली मिलते होंगे, लेकिन सच कुछ और ही निकला। क्लाइन एक कमरे में कुर्सी पर बैठा है। सर डुविविल बेड पर लेटे हुए पूछते हैं कि क्या क्लाइन कुछ नहीं कहेगा। सर डुविविल कहते हैं कि उसने पहले जो साइकोलॉजिस्ट हायर किए थे वो सब ऐसे वक्त पर उससे बातें करने की कोशिश करते थे। प्रेजेंट में वापस आकर सर डुविविल बता रहे थे कि जब वो शिफ्ट हुए और कहीं और रहने की कोशिश की तो उन्हें कम से कम आधी रात की शांति मिली, लेकिन वहां से हालात धीरे धीरे खराब होते गए, यहाँ तक कि उन्हें दिन में भी आवाज सुनाई देने लगी। फिर वो कहते हैं कि उन्हें अभी कोई कराने की आवाज नहीं सुनाई दी और वो लगभग सो ही गए थे। और वो क्लाइन से पूछते हैं कि उसने ये कैसे किया। क्लाइन सर डुविविल को देखता है और पूछता है कि आप लेड के खतरों के बारे में जानते हैं। सर डुविविल एक पैटर्न काउच पर बैठे थे, यह एक्सप्लेन करते हुए कि उन्हें शुरुआत में किसी चीज के बारे में पता नहीं था। उसने माना कि उसे एक पॉइंट पर गिल्टी फील हुआ था और बताया कि उसने फीमेल वर्कर्स को कंपनसेशन पे किया था। उसने एक्सप्लेन किया कि बैकलून की कैपिटल में भी लेड और पोर्सिलेन वर्कर्स की सैलरी हफ्ते के 8 सोली से ज्यादा नहीं होती, जबकि वो 10 सोली या उससे ज्यादा पे करता था। यह बताया गया कि सर डुविविल उन वर्कर्स को जिनको कई बार सर दर्द हुआ हो लेड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने नहीं देते थे। अगर कोई वर्कर गंभीर रूप से बीमार हो जाता तो वो उसके चैरिटी से मदद के लिए अप्लाई कर सकते थे। यह भी मेंशन किया गया कि कई लोगों ने उसकी आलोचना की थी, ये कहते हुए कि उसके एक्शंस की वजह से उनके लिए वर्कर्स को भर्ती करना मुश्किल हो गया था। अगर ग्रीन एक्ट को रद्द नहीं किया जाता, जिसके कारण कई किसान बैंकरप्ट हो गए और शहर में काम ढूंढने पर मजबूर हो गए, तो उसकी आलोचना करने वालों को भी उसकी तरह ही वर्कर्स के साथ बेहतर बर्ताव करना पड़ता। क्लाइन ने इशारा किया कि सर डुविविल इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक रेगुलर सैलरी गरीबों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सिर्फ एक हफ्ते की बेरोजगारी भी ऐसे परिवारों को बेहद दुखदायक नुकसान पहुंचा सकती है। क्लाइन ने यह जानने की उत्सुकता जाहिर करते हुए पूछा कि सर डुविविल इतना ख्याल रखने वाले इंसान होते हुए भी अपनी फैक्ट्री में कोई ऐसा इक्विपमेंट क्यों नहीं लगवाया जो उसके वर्कर्स को धूल और लेड पॉइजनिंग से बचाता। सर डुविविल ने जवाब दिया कि ऐसा करने से उसके खर्चे हद से ज्यादा बढ़ जाते। वो पहले ही एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुका था जहां उसे प्रॉफिट की परवाह नहीं थी। असल में वो कभी कभी घाटे में भी काम करता था, लेकिन अगर हमेशा ऐसा ही होता तो इसका क्या मतलब रह जाता। सर डुविविल ने फिर बताया कि इससे सिर्फ कुछ ही लोगों की मदद हो सकती थी, यह किसी भी तरह से इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नहीं बन पाता। यह भी बताया गया कि लागत कम करने के लिए कुछ फैक्ट्रीज गुलाम मजदूरी का भी इस्तेमाल करती थीं। क्लाइन सर डुविविल के सामने एक कुर्सी पर बैठा इशारा करते हुए बोला कि सर डुविविल कुछ मिनट से सो रहे थे और नींद में बात कर रहे थे। क्लाइन ने बताया कि एक बार अपनी गाड़ी में सफर करते हुए सर डुविविल ने एक फीमेल वर्कर को देखा जो काम पर जाते हुए मर गई थी। क्लाइन ने आगे बताते हुए कहा कि वो औरत लेड पॉइजनिंग से मर गई थी। जब वो जिंदा थी तब सर डुविविल की फैक्ट्री में काम करने के बाद उसने आगे कहा कि सर डुविविल को जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही थी वो उस गिल्ट से पैदा हुई थी जो उसके अंदर धीरे धीरे इकट्ठा हो गया था। क्लाइन ने सजेस्ट किया कि सर डुविविल ने सोचा था कि वो गिल्ट पहले ही खत्म हो चुका था, लेकिन उस वर्कर की मौत ने उसे झटका देकर वापस जगा दिया था। सर डुविविल हैरान होकर पूछा कि क्या क्लाइन ने उस पर हिप्नोसिस का इस्तेमाल किया था। उसने कंफर्म किया कि जो क्लाइन ने बताया वो हुआ था और उस वर्कर का नाम पूछा। फिर उसने पूछा कि उसे अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। क्लाइन ने उसे बताया कि उस वर्कर का नाम हेली वॉकर था और उसकी मौत उसकी मौजूदा समस्याओं में सबसे बड़ा योगदान थी। उसने सर डुविविल को सलाह दी कि वो उसके परिवार को और कंपनसेशन दे
उसने ये भी सजेस्ट किया कि सर ड्यूवीविल लेड के खतरों के बारे में जानकारी फैलाए और अपनी चैरिटी को प्रभावित वर्कर्स की संख्या बढ़ाने की अनुमति दे जिनकी वो मदद करता है। आखिर में क्लाइन ने सजेस्ट किया कि अगर सर ड्यूवीविल पार्लियामेंट के मेंबर बन पाते तो वो इससे जुड़े कानून को बढ़ावा देने के लिए काम कर सकते हैं। सर ड्यूवीविल ने क्लाइन के बाकी सभी सुझावों को करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन उसे नहीं लगा कि कानून को बढ़ावा देना संभव था। फिर सीन बदलता है जब वो डन स्मिथ को समझा रहा था कि क्योंकि विदेशी कॉम्पिटिटर्स थे, इस तरह का कानून लाने से देश की लेड इंडस्ट्री अचानक से गिर जाएगी। उसने यह भी कहा कि गरीबों की मदद करने वाले संगठन इसके परिणामस्वरूप होने वाली भारी बेरोजगारी की लहर के लिए पर्याप्त राहत प्रदान नहीं कर पाएंगे। सर ड्यूवीविल ने गरीबों की मदद करने वाली संगठन करानू सूरीभात क्लाइन ने बताया कि सर ड्यूवीविल की फैक्ट्री में लेड पॉइजनिंग के बहुत सारे मामले हुए थे और उसने धीरे धीरे कई बची हुई स्पिरिचुअलिटीज से बनी नफरत को इकट्ठा कर लिया था। उसने आगे कहा कि आम हालातों में इससे कोई बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन जब हेली सड़क के किनारे गिरी तो मरने से ठीक पहले उसने ड्यूवीविल परिवार का कोट ऑफ आर्म्स देखा। हेली वॉकर के माता पिता, एक आदमी और एक औरत, को दिखाया गया। उन्हें सर ड्यूवीविल ने मुआवजा ऑफर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह बहुत ज्यादा है। क्लाइन ने सोचा कि आखिर में हेली के परिवार को सर ड्यूवीविल से 300 पाउंड्स मुआवजे के रूप में मिले और मरने से पहले हेली ने जो ना चाहने, लाचारी और निराशा की भावनाएं महसूस की थीं, वो गायब हो गई थीं। डन स्मिथ ने कहा कि स्टीम और मशीनरी के इस युग में इस तरह की समस्याएं आम बात है। फैक्ट्रीज हमेशा धूल से भरी रहती थीं और भले ही लेड पॉइजनिंग कोई मुद्दा ना हो, वहां के वर्कर्स को फिर भी फेफड़ों से जुड़ी दूसरी समस्याओं का खतरा रहता था। डन स्मिथ ने आह भरते हुए कहा कि उसे नहीं लगता कि उन्हें इन चीजों पर चर्चा करने की जरूरत है। उसका मानना था कि जैसे जैसे किंगडम डेवलप होगा, इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। डन स्मिथ ने फिर कहा, क्लाइन, उसने सजेस्ट किया कि वो उस रात एक रेस्टोरेंट ढूंढे जहां वो क्लाइन के नाइट हॉक्स का ऑफिशियल मेंबर बनने का जश्न मना सकें। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो इसके बजाय कल रात को करना पसंद करेगा। क्लाइन ने समझाया कि उसने उस दिन अपनी स्पिरिट विजन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था और उसने ड्रीम डिविनेशन का इस्तेमाल भी सर ड्यूवीविल के गुस्से से सीधे कम्युनिकेट करने के लिए किया था। इसके परिणाम स्वरूप वो बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और वो घर जाकर आराम करना चाहेगा। डन स्मिथ ने जवाब दिया, ठीक है, यह बिल्कुल समझ में आता है। क्लाइन ने कहा, धन्यवाद कैप्टन, कल मिलते हैं। डन स्मिथ ने जवाब दिया, रुको। डन स्मिथ और क्लाइन सर ड्यूवीविल के फीमेल वर्कर के माता पिता को दिए गए कंपनसेशन पर चर्चा कर रहे थे। डन स्मिथ ने पूछा कि क्या क्लाइन को चिंता है कि इस अचानक मिले पैसे के कारण उनके साथ कुछ बुरा होगा। डन स्मिथ ने कहा कि उसने इस तरह की चीज कई बार होते देखी है। डन स्मिथ ने उनका एड्रेस पूछा, यह कहते हुए कि वो केनेले से उन्हें टिंगन से निकलवाकर एक अलग शहर में शिफ्ट करवा देगा जहां वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। सीन एक ग्रे कोहरे वाली जगह पर शुरू होता है। ऑड्रे हॉल गुलाबी ड्रेस में एक सुनहरे बालों वाली औरत एक लंबी टेबल के एक छोर के पास खड़ी है और काले बालों वाला एक आदमी काले चोगे में दूसरे छोर के पास खड़ा है। ऑड्रे हॉल मिस्टर फूल को ग्रीट करती है। ऑड्रे हॉल और ऑल्जर विल्सन एक दूसरे के बगल में खड़े हैं। ऑड्रे हॉल की इच्छा है कि यहाँ अच्छी शराब होती ताकि वो मिस्टर फूल के ट्रायल की सफलता पर टोस्ट कर सकें। क्लाइन कहता है कि उनकी शक्ति उनकी कल्पना की सीमाओं से परे है। क्लाइन ये भी कहता है कि यह दिखाता है कि वो एक सफल दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वो कहता है कि अगर भविष्य में उन्हें लगे कि उन्हें मंडे आफ्टरनून को कहीं और होना है तो वो उसे सेरेमनी के जरिए बता सकते हैं। ऑड्रे हॉल कहती है कि वो समझ गई मिस्टर फुल। वो कहती है कि एक अलग नोट पर उसने एम्परर रॉजल की डायरी का एक और पेज हासिल किया है और इसलिए उसे लगता है कि उस पर अभी भी एक और पेज उधार है। अल्जर विल्सन माफी मांगते हुए कहता है कि वो इस हफ्ते समुद्र में बहुत दूर था और कोई नया पेज नहीं ढूंढ पाया। क्लाइन उसे चिंता न करने के लिए कहता है। वो कहता है कि जब उसने ये रिक्वेस्ट की थी तो उसे पूरी तरह से पता था कि इसे पूरा करने में बहुत समय लग सकता है। क्लाइन मुस्कुराता है। क्लाइन एक टेबल पर थपथपाता है। क्लाइन कहता है कि मिस जस्टिस अब डायरी के कंटेंट्स बता सकती हैं। ऑड्रे हॉल जवाब देती है, जैसा आप चाहें मिस्टर फूल। ऑड्रे हॉल को एक कागज का टुकड़ा और एक पेन पकड़े हुए दिखाया गया है। फिर क्लाइन भी एक कागज का टुकड़ा पकड़े हुए है। डायरी एंट्री में लिखा है जुलाई 9। उसमें लिखा है कि उसने अचानक एक इंटरेस्टिंग सवाल सोचा, क्योंकि सीक्वेंस पाथवेज को डिवाइन का आशीर्वाद, डिवाइन के रास्ते कहा जाता है।
क्लाइन एम्परर रोजेल की डायरी से 9 जुलाई की एंट्री पढ़ता है। इसमें यह सवाल उठाया गया है कि जिस स्लेट पर 2261 सीक्वेंस पाथवेज के पूरे रूप लिखे हैं उसे ब्लास्फेमी स्लेट क्यों कहा जाता है और आखिर किसका अपमान किया गया था। एंट्री में यह भी सवाल है कि ब्लास्फेमी स्लेट को किसने बनाया और उन्होंने सभी सीक्वेंस पाथवेज को कैसे हासिल किया। एक और डायरी एंट्री 12 जुलाई की बताती है कि सील्ड आर्टिफैक्ट्स एक चर्च की ताकत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और 7 प्रमुख चर्चों में से चर्च ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप के पास सबसे कम सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं। एक क्लाउन डॉल जिसकी टोपी पर एक स्टार और चेहरे पर एक चंद्रमा है दिखाई जाती है। एक तेज खंजर जैसी चीज भी दिखाई जाती है। क्लाइन सोचता है कि क्या उसने एक ऐसे संगठन को ज्वाइन कर लिया है जिसका कोई खास उज्जवल भविष्य नहीं है। एक और डायरी एंट्री 14 जुलाई की रहस्यमयी मिस्टर जराथुल के साथ एक मुलाकात का जिक्र करती है जो सीक्रेट ऑर्डर नाम के एक प्राचीन संगठन का नेता निकला। चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के दस्तावेजों में सिर्फ इतना ही जिक्र था कि जराथुल परिवार सीक्रेट ऑर्डर से जुड़ा हुआ था, लेकिन एम्पायरर रॉजेल को पता चला कि मिस्टर जराथुल सीक्रेट ऑर्डर का नेता था। क्लाइन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सीक्रेट ऑर्डर के पास सच में सीयर का सीक्वेंस पाथवे है। डायरी एंट्री आगे बढ़ती है जिसमें लिखा है कि जब उसे पता चला कि वो एक सेवेंट बन गया है तो मिस्टर जराथुल ने कहा कि उसने एक मुश्किल लेकिन तुलनात्मक रूप से सुरक्षित रास्ता चुना है। जब पूछा गया क्यों तो उसने बस मुस्कुराकर कहा कि सीक्वेंस पाथवे में उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा राज हैं। एक हुडेड फिगर सुनहरे बालों और मूंछों वाले एक आदमी के सामने खड़ा है जिसका चेहरा छिपा हुआ है। डायरी एंट्री में लिखा है कि वो मिस्टर जराथुल से यह पूछे बिना नहीं रह सका कि उसका सीक्वेंस पाथवे क्या था और उसने बताया कि उसका सीक्वेंस नहासीयर है। डायरी एंट्री इस निष्कर्ष के साथ समाप्त होती है कि मिस्टर जराथुल स्पष्ट रूप से पहले से ही एक हाई सीक्वेंस पावर हाउस है और उसने बहुत पहले ही सीयर के रूप में काम करना बंद कर दिया था। एक किताब दिखाई जाती है। क्लीन ने एम्परर रोजेल की डायरी पढ़ना जारी रखा। एंट्री से पता चला कि मिस्टर जराथुल उम्मीद करता था कि रोजेल चर्च ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप से एक खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट चुराने में उसकी मदद करे जो एंटिगोनस परिवार का अवशेष था। रोजेल ने डिटेल्स और स्पेसिफिक्स के लिए पूछना जारी रखा, लेकिन मिस्टर जराथुल सिर्फ मुस्कुराता रहा और कुछ नहीं कहा। रोजेल ने मिस्टर जराथुल की चुप्पी पर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की और कसम खाई कि जब वो हाई सीक्वेंस तक पहुंच जाएगा और खुद शक्तिशाली हो जाएगा तो वो हर सीयर को पीटेगा। क्लाइन डायरी एंट्री पढ़कर मन ही मन सोचा, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। एम्परर रोजेल ऑड्रे हॉल उस ग्रे कोहरे में मिस्टर फूल के बारे में सोच रही थी। उसे एहसास हुआ कि वो कितनी लापरवाह और बेवकूफ थी जो उसने मिस्टर फूल को ऑब्जर्व करने की कोशिश की। शुक्र है वो गुस्सा नहीं हुए। क्लाइन भी उस ग्रे कोहरे में ऑड्रे हॉल और ऑल्जर विल्सन को इंतजार करवाने के लिए माफी मांगता है। ऑड्रे हॉल जवाब देती है कि यह उनका सौभाग्य था। क्लाइन ने उन्हें बताया कि वो अब बात करने के लिए आजाद हैं। ऑड्रे हॉल ने ऑल्जर विल्सन से पूछा कि उसे साइकोलॉजी एल्केमिस्ट कहाँ मिलेंगे। ऑल्जर विल्सन उसके सवाल से हैरान था। क्लाइन भी हैरान था। क्लाइन ने सोचा कि क्या अंडरग्राउंड मार्केट में स्पेक्टेटर पोशन के लिए सामग्री खरीदने वाला जेंटलमैन साइकोलॉजी एल्केमिस्ट का कोई बियॉन्डर हो सकता है। उसने सोचा कि काउटीथ पायनॉल स्पेक्टेटर पोशन के लिए एक सहायक सामग्री है और सोचा कि क्या वो जस्टिस हो सकती है। 9 जुलाई की डायरी एंट्री से एम्परर रोजेल के ब्लास्फेमी स्लेट के बारे में सोचने का पता चला। उसने सवाल किया कि सीक्वेंस पाथवेज को रिकॉर्ड करने वाली स्लेट को ब्लास्फेमी क्यों कहा जाता है और सोचा कि आखिर किसका अपमान किया गया था, स्लेट किसने बनाई, उन्हें सीक्वेंस पाथवेज कैसे मिले और स्लेट में और क्या जानकारी थी। उसकी इच्छा थी कि वो उसे देख पाता। 12 जुलाई की एक और डायरी एंट्री से पता चला कि एम्परर रोजेल को यह मालूम हुआ कि सील्ड आर्टिफैक्ट्स एक चर्च की शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उसने नोट किया कि चर्च ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्टमैनशिप के पास सबसे कम सील्ड आर्टिफैक्ट्स थे और सोचा कि क्या उसने एक ऐसे संगठन को ज्वाइन कर लिया है जिसका कोई उज्जवल भविष्य नहीं है। फिर उसने इसके बारे में अलग तरह से सोचने का फैसला किया, यह तय करते हुए कि एक कमजोर संगठन उसे अपनी काबिलियत दिखाने के लिए सबसे अच्छा कैनवास देगा। 14 जुलाई की डायरी एंट्री से पता चला कि एम्परर रोजेल दोबारा मिस्टर जराथुल से मिला जो एक प्राचीन संगठन सीक्रेट ऑर्डर का नेता निकला। मिस्टर जराथुल ने रोजेल को बताया कि उसने एक सेवेंट के रूप में एक मुश्किल लेकिन तुलनात्मक रूप से सुरक्षित रास्ता चुना है। जब रोजेल ने पूछा क्यों
तो मिस्टर जराथुल ने बस मुस्कुराकर कहा कि सीक्वेंस पाथवे में उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा राज हैं। रोजेल ने पूछा कि उसका सीक्वेंस पाथवे क्या है और मिस्टर जराथुल ने उसे बताया कि उसका सीक्वेंस नोसियर है। रोजेल ने उसका मजाक उड़ाया, पूछते हुए कि क्या हर सीयर उसकी तरह होता है, हमेशा सच का सिर्फ एक हिस्सा बताता है और चीजों को कभी पूरी तरह से नहीं समझाता। मिस्टर जराथुल ने उसे बताया कि यह एक आदत है जो उसने तब डाली थी जब वो एक सीयर था और यह उसकी उत्सुकता को जगाने और उसे अपने साथ काम करने के लिए राजी करने का उसका तरीका था। वो उम्मीद करता था कि रोजेल चर्च ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्टमैनशिप से एक खतरनाक सील्ड आर्टिफैक्ट चुराने में उसकी मदद करेगा जो एंटिगॉन्स परिवार का अवशेष था। रोजेल को एहसास हुआ कि इसके लिए उसे चर्च ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप का एक कोर मेंबर बनना पड़ेगा। उसने मिस्टर जराथुल से यह भी पूछा कि एक्टिंग मेथड का इस्तेमाल करके पोषण को डाइजेस्ट करने में उसे कितना समय लगेगा और उसे किन मानकों का इस्तेमाल करना चाहिए, यह तय करने के लिए कि उसने पोषण को सफलतापूर्वक डाइजेस्ट कर लिया है या नहीं। मिस्टर जराथुल ने उसे बताया कि लोअर सीक्वेंसेस के लिए सख्ती से एक्टिंग मेथड का इस्तेमाल करने से पोषण आधे साल से भी कम समय में डाइजेस्ट हो सकता है। सबसे तेज मामले में इसमें सिर्फ 1 महीना लग सकता है। जहां तक मानकों का सवाल है, उसने उसे बताया कि जब एक बियॉन्डर एक पोषण को पूरी तरह से डाइजेस्ट कर लेता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है। रोजेल ने डिटेल्स और स्पेसिफिक्स के लिए पूछना जारी रखा, लेकिन मिस्टर जराथुल सिर्फ मुस्कुराता रहा और कुछ नहीं कहा। रोजेल ने मिस्टर जराथुल की चुप्पी पर अपनी फ्रस्ट्रेशन जाहिर की और कसम खाई कि जब वो हाई सीक्वेंस तक पहुंच जाएगा और खुद शक्तिशाली हो जाएगा तो वो हर सीयर को पीटेगा। काइन ने सोचा कि एम्परर रोजेल काफी चिड़चिड़े किस्म के इंसान थे। उसने नोट किया कि इस बार उन्हें एम्परर रोजेल की डायरी से सिर्फ यही एंट्रीज मिली थी। अल्जर विल्सन ने मिस जस्टिस को बताया कि उसके पास उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे यह भी नहीं लगा कि साइकोलॉजी एल्केमिस्ट्स को ढूंढने में जल्दी करने की जरूरत है। उसका मानना था कि अभी का फोकस स्पेक्टेटर पोषण को डाइजेस्ट करने पर होना चाहिए। उसने उम्मीद की थी कि उसके पास खुद को तैयार करने के लिए काफी समय होगा ताकि जब वो उनसे कांटेक्ट करे तो वो ज्यादा नेचुरली कर सके। ऑडे हॉल सोचने लगी कि वो अपना पोषण कब डाइजेस्ट कर पाएगी। वो ये भी सोचने लगी कि क्या उसके पास ये जज करने का कोई तरीका है कि वो खत्म कर चुकी है या नहीं, या क्या वो पहले से ही एक ऐसे पॉइंट पर है जहां उसे अब मरमरिंग की आवाज नहीं सुनाई देती। ऑडे हॉल ने अल्जर विल्सन को देखा जो कुछ और सोच रहा लग रहा था। अल्जर विल्सन ने सोचा कि मिस्टर फूल इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। अल्जर विल्सन ने एक्सप्लेन किया कि अगर एक्टिंग मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जाता तो आमतौर पर माना जाता है कि इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे। ये पता लगाने का एक आसान तरीका है कि डाइजेशन पूरा हुआ है या नहीं। वो है अपने शरीर को थका दो, उसे उसकी लिमिट तक पुश करो। अगर उस पॉइंट पर आपको कोई पागलपन भरी आवाज नहीं सुनाई देती और कुछ अजीब नहीं दिखता तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अल्जर विल्सन ने सोचा कि जहां तक एक्टिंग मेथड की बात है वो भी अभी अभी इसके कांटेक्ट में आया है। यह बहुत अच्छा लगता है और उसे नहीं लगता कि अब 3 साल लगेंगे। ऑड्रे हॉल ने फिर सोचा कि यह लगभग ऐसा था जैसे उसने उसके सवाल का जवाब ही न दिया हो। और साल, यह बहुत लंबा समय है। ऑड्रे हॉल चिंतित दिखी। क्लाइन ने अपनी उंगलियां थपथपाईं। ऑड्रे हॉल और अल्जर विल्सन एक साथ खड़े थे। क्लाइन ने एक्सप्लेन किया कि लो सीक्वेंसेस पर अगर एक्टिंग मेथड का सख्ती से इस्तेमाल किया जाए तो पोषण आधे साल के अंदर डाइजेस्ट हो सकता है और 1 महीने के अंदर करना भी पॉसिबल है। जहां तक ये पता लगाने की बात है कि पोषण पूरी तरह से डाइजेस्ट हुआ है या नहीं, इंसान को अपने आप पता चल जाएगा जब ऐसा होगा और उसे किसी और से सीखने की जरूरत नहीं है। ऑड्रे हॉल ने खुशी से कहा कि 1 महीना तो बहुत अच्छा है और मिस्टर फूल को धन्यवाद दिया। अल्जर विल्सन चुप रहा और सोचा कि आधा साल भी अच्छा है। ऑड्रे हॉल ने ऑब्जर्व किया कि अल्जर विल्सन के टोन में खुशी और राहत थी, लेकिन एक मजबूत शक भी था और सोचने लगी कि आखिर वो किस चीज पर शक कर रहा है। क्लाइन ने मेंशन किया कि उसने सुना है कि ऑरोरा ऑर्डर का एक लिसनर है जो ट्रू क्रिएटर के निशान ढूंढ रहा है, जिसे वो होली रेसिडेंस कहते हैं। क्लाइन ने ट्रू क्रिएटर के बारे में सोचा। क्लाइन ने आगे कहा कि ट्रू क्रिएटर एक ऐसी शक्ति है जिसमें कई गुप्त संगठन और पंथ विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि क्रिएटर पूरी तरह से नहीं मरा और उसने जो कोर छोड़ा है वही ट्रू क्रिएटर है। क्लाइन ने आगे एक्सप्लेन किया कि 5th एपॉक के बाद से ट्रू क्रिएटर अलग अलग रूपों में सामने आया है, जैसे कि हैंग्स जायंट या आई बिहाइंड द शैडो कर्टन्स के रूप में। कई लोगों का मानना है
कि ट्रू क्रिएटर के इमेजेस को देखने के बाद ही एम्पायर रोजेल को हैंग्ड मैन टैरो कार्ड का आइडिया आया। क्लाइन पूछता है कि क्या उसने जो कहा उसमें कुछ गलत है। वो सोचता है कि अल्जर विल्सन ट्रू क्रिएटर पर उसके विचार जानने की कोशिश कर रहा है। क्लाइन याद करता है कि अल्जर विल्सन ने ट्रू क्रिएटर का जो इमेज बताया वो सीन से मिलता जुलता है जो कैप्टन ने हनास विंसेंट के सपने में देखा था, याद करते हुए कि कैप्टन ने एक विशाल क्रॉस देखा था। क्लाइन सोचता है कि चाहे ट्रू क्रिएटर उल्टा लटका हो या साये के पीछे छिपा हो, इमेजरी से एक बुरी वाइब आती है। क्लाइन कहता है कि वो उसे फॉलन क्रिएटर कहना पसंद करता है। अल्जर विल्सन फॉलन क्रिएटर फ्रेज को दोहराता है और सोचता है कि मिस्टर फुल का एटीट्यूड ऐसा है जैसे वो किसी बराबर वाले के बारे में बात कर रहा हो। क्लाइन अपने सिंहासन पर बैठा शुरुआत में ब्लफ कर रहा माना गया था, लेकिन उसने जो रिचुअल सिखाया और ट्रू क्रिएटर के प्रति उसका जो एटीट्यूड था, उससे अब साफ है कि भले ही वो ट्रू क्रिएटर जितना शक्तिशाली ना हो, वो कम से कम एक सिमिलर लेवल पर है। अल्जर विल्सन इस बात से सहमत है कि क्लाइन का डिस्क्रिप्शन ज्यादा अच्छा है। वो आगे कहता है कि उनके ऑब्जर्वेशंस के अनुसार जो बियॉन्डर्स ट्रू क्रिएटर में विश्वास करते हैं उनका कंट्रोल खोने का खतरा नॉर्मल से कहीं ज्यादा होता है, और जो बाकी कंट्रोल नहीं खोते वो भी ज्यादातर पागल ही होते हैं। क्लाइन सोचता है कि बियॉन्डर्स जो ट्रू क्रिएटर में विश्वास करते हैं उनके कंट्रोल खोने का खतरा ज्यादा होता है, या अगर नहीं खोते तो वो पागल होते हैं। यह ऑब्जर्वेशंस नाइट हॉक्स के डॉक्यूमेंट से मेल खाते हैं। वो नोट करता है कि ये पागल अपनी समझ नहीं खोते, लेकिन उनके मॉरल्स और आइडियोलॉजीज टेढ़े हो जाते हैं। क्लाइन अफसोस जताता है कि सीयर सीक्वेंस पाथवे के बारे में ज्यादा रिकॉर्ड्स नहीं हैं। उसे सीक्रेट ऑर्डर और क्लाउन से जुड़े मामलों के बारे में पूछने के मौके ढूंढने होंगे। वो सोचता है कि कैसे पूछे कि वो उसकी आइडेंटिटी से मैच करे। क्लाइन सोचता है कि शुरुआत में वो टैरो क्लब बनाने का प्लान नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी 22 कुर्सियां आ गईं। वो सोचता है कि क्या वो 22 सीक्वेंस पाथवेज को दर्शाते हैं। वो यह भी सोचता है कि उसे एक मंदिर चाहिए था, तो एक मंदिर आ गया। वो सोचता है कि अगर वो डिसाइड करता है कि उसे एक ट्रम्पेट चाहिए जो उसके बदले सवाल पूछने में मदद कर सके, तो क्या एक ट्रम्पेट भी आ जाएगा। ऑड्रे हॉल कहती है कि यह बहुत डरावना लगता है। वो अल्जर विल्सन से कहती है कि वो वहां के सभी रहस्यमयी संगठनों के बारे में और डिटेल में बताए और इन्फॉर्मेशन के लिए पे करने की ऑफर करती है। क्लाइन सोचता है कि ऑड्रे हॉल ने इस मामले में बेसिकली उसके लिए ट्रम्पेट का काम किया। वो सोचता है कि अल्जर विल्सन जरूर सीक्रेट ऑर्डर का जिक्र करेगा। अल्जर विल्सन कहता है कि उसे 1 लाख पाउंड्स चाहिए होंगे, आइडियली ऐसे बैंक नोट्स में जिन पर सीरियल नंबर न हो, या ऐसे जेम्स स्टोन्स जो अभी अभी निकाले गए हों। वो कहता है कि ऑड्रे हॉल बैकलूंड के ज्वेलरी मार्केट के एवरेज महीने के दामों का इस्तेमाल करके टोटल कैलकुलेट कर सकती है। ऑड्रे हॉल कहती है कि 1000 पाउंड्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पूछती है कि क्या पैसे प्रिटेज हार्बर के वॉरियर एंड सीबार में डिलीवर करने हैं। अल्जर विल्सन कहता है हाँ, उसे बॉस विलियम्स को दे देना और उसे बताना कि ये कैप्टन के लिए है। क्लाइन सोचता है कि 1000 पाउंड्स में टिंगन के सबसे अमीर हिस्से में एक घर खरीदा जा सकता है, और ये शायद कैप्टन की सालाना सैलरी है। ऑड्रे हॉल कहती है ठीक है, और अल्जर विल्सन से शुरू करने के लिए कहती है। क्लाइन सोचता है कि ऑड्रे हॉल के बात करने के तरीके को सुनकर उसे लगता है कि 1000 पाउंड्स एक सस्ती कीमत है। अल्जर विल्सन कहता है कि वो मोजेस एसेटिक ऑर्डर से शुरुआत करेगा। अल्जर विल्सन ने मोजेस एसेटिक ऑर्डर के बारे में समझाना शुरू किया। उसने बताया कि ये सबसे पुराना गुप्त संगठन था। हालांकि कई लोग गलती से मानते हैं कि चर्चेज ऑफ द एवरनाइट गॉडेस, द अर्थ मदर और गॉड ऑफ कॉम्बैट सबसे पुराने हैं। क्लाइन सुनते हुए सोचने लगा कि क्या चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस सबसे पुराने गुप्त संगठनों में से एक था, और आखिर 4th या 3rd एपॉक में क्या हुआ था। उसने आगे जानकारी देते हुए कहा कि मोजेस एसेटिक ऑर्डर शुरुआत में कुछ ऐसे इंसानों ने बनाया था जिन्होंने ब्लास्फेमी स्लेट पढ़ी थी। वो एक गैर मानवीय देवता में विश्वास करते थे जिसे हिडन सेज कहा जाता था। वो उसे देवता कहते थे, लेकिन उसे एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व कहना ज्यादा सही होगा। वो ज्ञान को हर चीज से ऊपर रखते थे, और हिडन सेज खुद ज्ञान था। शुरुआती दिनों में मोजेस एसेटिक ऑर्डर एक बहुत सम्मानित संगठन था। संगठन के सदस्य कंट्रोल खोने से बचने के लिए तपस्वी जीवन जीते थे। वो अपने रहस्यों को सख्ती से रखते थे और नैतिक और धार्मिक नियमों का पालन करते थे, यह मानते हुए कि लोग मरने के बाद लगातार पुनर्जन्म लेते रहेंगे। उनके पास जो सीक्वेंस पाथवे था वो मिस्ट्री प्रायर का था। वॉरलॉक शब्द भी इसी संगठन से फैला था।
ऑड्रे हॉल ने पूछा कि अगर मोजेस एसेटिक ऑर्डर शुरुआती दिनों में एक सम्मानित संगठन था, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब वो वैसा नहीं रहा? ऑल्जर विल्सन ने कन्फर्म किया कि वो पहले ही पतित हो चुके थे, एक बुरा संगठन बन चुके थे। ऑड्रे हॉल ने पूछा क्यों, ये कहते हुए कि उसे लगा कि उनका फिलॉसफी बहुत अच्छा था। ऑल्जर विल्सन ने जवाब दिया कि यह बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसे असली वजह नहीं पता। ऑल्जर विल्सन ने बताया कि मोजेस एसेटिक ऑर्डर के पतन का कारण हो सकता है कि इतिहास में खो गया हो, लेकिन उसे एक बहुत अजीब एक्सप्लेनेशन पता था। क्लाइन ने ध्यान से सुना जब ऑल्जर विल्सन ने समझाया कि मोजेस एसेटिक ऑर्डर के पतन का मुख्य कारण ये था कि जिस देवता में वो विश्वास करते थे, हिडन सेज, वो जिंदा हो गया। हिडन सेज एक व्यक्तिगत बुरा देवता बन गया। ऑड्रे हॉल सोचने लगी कि कोई चीज जिंदा कैसे हो सकती है। ऑल्जर विल्सन ने जवाब दिया, अफसोस जताते हुए कि इस सवाल का जवाब किसी को नहीं पता। ऑल्जर विल्सन ने फिर बीच में टोकते हुए सजेस्ट किया कि शायद मिस्टर फूल को पता हो। ऑल्जर विल्सन दुविधा में लग रहा था, ये सोचते हुए कि वो क्या कर रहा है। उसने एक बार खतरे के किनारे खड़े होने को याद किया, ये कहते हुए कि एक बार ही काफी था। उसे बुक ऑफ स्टोन से एक चेतावनी याद आई, तू किसी भी देवता को नहीं परखेगा। टॉपिक पर वापस आते हुए ऑल्जर विल्सन ने डिमनिस सेक्ट का जिक्र किया। कहानी रुकी। फिर ऑड्रे हॉल ने कहा कि यह उसकी लाइन थी। मीटिंग अलग अलग गुप्त संगठनों और गुप्त पंथों के ओवरव्यू के साथ समाप्त हुई। किसी ने मिस्टर हैंडमैन को जानकारी के लिए धन्यवाद दिया। क्लाइन ने धन्यवाद स्वीकार किया। मीटिंग खत्म होने की घोषणा की गई और सब सहमत हो गए। क्लाइन ने सोचा कि उसके एजेंडा में आगे क्या है। उसने कुछ नोटिस किया। उसे एक ट्रम्पेट चाहिए था, इसलिए उसका एक हमशक्ल पैदा हो गया, एक जो उसके ट्रम्पेट या माउथपीस का काम कर सकता था। क्लाइन ने सोचा कि उस हमशक्ल में कुछ ज्यादा ही बेजान लग रहा था, भले ही वो कोहरे से छिपा हुआ था। क्लाइन ने आह भरते हुए एहसास किया कि इस तरह सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने कुछ नोटिस किया और सोचा कि यह क्या है। यह एक प्रार्थना लग रही थी। एक व्यक्ति को एक अनजान भाषा में प्रार्थना करते हुए दिखाया गया। भाषा एंशिएंट फेसेक जैसी थी, लेकिन साफ तौर पर अलग थी। वो व्यक्ति किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहा था। व्यक्ति ने प्रार्थना जारी रखी। क्लाइन ने सोचा कि उन दो शब्दों का क्या मतलब था। क्लाइन ने प्रार्थना के संदर्भ में माँ और पिता शब्दों के अर्थ पर विचार किया। उसने सोचा कि कैसे एंशिएंट फेसेक फोर्थ एपॉक में एक आम भाषा थी और हर समकालीन भाषा की मूल भाषा थी। उसने नोटिस किया कि फेसेक खुद धीरे धीरे बदल रही थी। उसने टेबल पर अपनी उंगलियां थपथपाईं, ये सोचते हुए कि नॉर्थ में फेसेक एम्पायर ने हमेशा दावा किया है कि उसके लोग जाइंट्स के वंशज हैं, और सोचा कि क्या यह भाषा प्राचीन काल की जॉटून भाषा थी। क्लाइन ग्रेफॉक के ऊपर का रहस्यमयी शासक इस विदेशी भाषा से उलझ गया था। उसने फैसला किया कि जब तक वो समझ नहीं पाता कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है, उसे उस पर नजर रखनी चाहिए और उसे ऑब्जर्व करना चाहिए, इससे पहले कि वो यह तय करे कि उसे ग्रे फॉग में खींचना है या नहीं। आज की गैदरिंग के दौरान हैंडमैन की बात सुनने के बाद क्लाइन को एहसास हुआ कि 4 पॉइंट्स हैं जिन पर उसे खास ध्यान देना होगा। क्लाइन अपनी डेस्क पर बैठा एक पेन से लिख रहा था। डीमनेस सेक्ट को फोर्थ एपोक के दौरान डीमनेस फैमिली के नाम से भी जाना जाता था। वो संख्या में कम थे और अपनी रैंक्स बनाए रखने के लिए अपने ब्लड लाइन्स को जारी रखने पर निर्भर थे। वो अपने बच्चों के पिताओं को मार देते थे और लड़कों को छोड़ देते थे, इसलिए उनके सभी सदस्य महिलाएं थीं। हालांकि ये सब हैंगमैन की कई बातों पर आधारित था। अभी के लिए क्लाइन के पास इस जानकारी की सच्चाई को वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं था। न्यूमिनस एपिस्कोपेट जो मौत में विश्वास करता है और रोजिस्को जो खूनी बलिदान देने का शौकीन है, दोनों सदर्न कॉन्टिनेंट से उत्पन्न हुए थे। कॉलोनियल एरा के आगमन के बाद 7 चर्चेज ने उन्हें लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। हालांकि इस प्रक्रिया में उन्होंने नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में फैलना शुरू कर दिया था। साइकोलॉजी एल्केमिस्ट शुरुआती मोजेस एसेटिक ऑर्डर के समान है। वो एक गैर व्यक्तिगत अस्तित्व में विश्वास करते हैं और वो मानते हैं कि मानव आत्मा किसी भी चीज को बदलने में सक्षम है। विभिन्न गुप्त संगठनों में सीक्रेट ऑर्डर की गतिविधि का स्तर सबसे कम है। इसके परिणाम स्वरूप इसे सबसे कम समझा जाता है। कहानी सीक्रेट ऑर्डर के बारे में बताती है, यह नोट करते हुए कि जब भी वो सामने आते हैं वो किसी चीज का पीछा करते हुए कुछ ढूंढते हुए लगते हैं। सीक्रेट ऑर्डर के नेता ज़राथुल ने एम्परर रॉजल के साथ मिलकर कुछ हासिल करने की कोशिश की थी जो एंटिगोन्स परिवार ने पीछे छोड़ दिया था। इसलिए सीक्रेट ऑर्डर जरूर एंटिगोन्स परिवार के निशान ढूंढ रहा होगा। क्लाइन सोचता है कि अगर उसे सीक्रेट ऑर्डर से सीक्वेंस 8 पोशन क्लाउन की रेसिपी हासिल करनी है तो शायद उसे उस एंगल से शुरुआत करनी होगी।
सीन एक शहर में एक बिल्डिंग के व्यू में शिफ्ट होता है। क्लाइन सूट और टॉप हैट में एक बिल्डिंग के अंदर खड़ा है। रिसेप्शन हॉल में एक उदास माहौल है, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी अजीब नहीं है। एंजेलिका कहती है कि दर्द और दुख हमेशा गुजर जाते हैं। एंजेलिका ने क्लाइन से, जिसे मिस्टर मोरेटी कहा जा रहा है, पूछा कि क्या उसने मिस्टर विंसेंट के साथ क्या हुआ, उसके बारे में सुना है। फिर उसे याद आया कि वो एक बेहतरीन भविष्यवक्ता है। एंजेलिका ने बताया कि मिस्टर विंसेंट को सोते समय दिल का दौरा पड़ा और उनकी शांति से मौत हो गई, और कि वो एक दयालु और सच्चे जेंटलमैन थे जो इतनी कम उम्र में मर गए। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाजा लगा पाया था कि क्या हुआ, और उसने डिटेल्स के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। क्लाइन ने उससे इस बारे में दोबारा बात करवाने के लिए माफी मांगी, लेकिन एंजेलिका ने उसे आश्वस्त किया कि कोई बात नहीं। एंजेलिका ने फिर क्लाइन को बताया कि एक कस्टमर उसका इंतजार कर रहा है, वही पिछली बार वाला जो पूरी दोपहर से क्लब में इंतजार कर रहा है। क्लाइन ने मिस्टर बोगदा से हाथ मिलाया, उसे बधाई दी और कहा कि अच्छी सेहत के स्वाद जैसा मीठा कुछ नहीं होता। मिस्टर बोगदा ने चिल्लाकर कहा कि क्लाइन सच में उसकी हालत को जब चाहे देख सकता है और कंफर्म किया कि वो पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसने घोषणा की कि उसे जाकर भगवान से पश्चाताप करना होगा क्लाइन और चमत्कारी दवाई वाले पर शक करने के लिए। उसने आगे कहा कि उसने जो 10 पाउंड खर्च किए वो वसूल हो गए, क्योंकि उन्होंने उसकी जिंदगी वापस खरीद ली। क्लाइन इस बात से हैरान था कि मिस्टर बोगदा ने चमत्कारी दवाई के लिए 10 पाउंड दिए, जबकि उसके भविष्यवाणी के लिए सिर्फ 8 पेंस दिए थे। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि उसने अपनी आंखों से कंफर्म किया था कि कस्टमर की लीवर की बीमारी कितनी गंभीर थी, और अगर वो कुछ ही दिनों में ठीक हो गया तो इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है कि एक बियॉन्डर शामिल था। क्लाइन ने सोचा कि उसे जाकर उस दवाई वाले लॉसन डाकवेग को ऑब्जर्व करना होगा। उसने पहले प्लान किया था कि वो दवाई वाले को धन्यवाद देगा और उसकी रेकमेंड की हुई दूसरी दवा खरीदेगा। मम्मी पाउडर के एडिशन के साथ यह मर्द और औरत दोनों को संतुष्ट कर सकती थी। दुर्भाग्य से जब वो वहां गया तो उसे पता चला कि जड़ी बूटी की दुकान का मालिकाना हक पहले ही किसी और को ट्रांसफर हो चुका था। मम्मी पाउडर एक ऐसी चीज थी जिसके पीछे बड़े बड़े अमीर लोग भी पड़े थे। क्लाइन ने सोचा कि ये दवाई वाला एक सावधान व्यक्ति था। फिर कहानी मम्मी पाउडर के चित्रण पर चली जाती है, एक ऐसी चीज जिसके पीछे बैकलुंड के अमीर लोग पागलों की तरह पड़े थे। रोजन गुड मॉर्निंग क्लाइन कहकर ग्रीट करती है और क्लाइन भी उसे ग्रीट करता है। गुड मॉर्निंग मिस रोजन। रोजन क्लाइन को बताती है कि उसने अभी मैडम डेली को देखा। क्लाइन इस बात को कंफर्म करता है, कहता है कि हाँ, वो मैडम डेली स्पिरिट मीडियम है, लेकिन वो जा चुकी हैं। रोजान मैडम डेली के लिए अपनी एडमिरेशन जाहिर करती है, कहती है कि वो सच में एक आइडियल बियॉन्डर है और वो उनकी तरह बनना चाहती है। वो खुद को एक स्पिरिट मीडियम के रूप में इमेजिन करती है जो दुनिया घूमकर इंतिस और फेयसक जाती है। क्लाइन जवाब देता है, उसे याद दिलाते हुए कि मैडम डेली को भी एनमेड हार्बर छोड़ने के लिए पहले अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। रोजान अपनी निराशा जाहिर करती है, क्लाइन को कहती है कि उसे पता है और उसके सपने ना तोड़े। रोजान आगे कहती है कि वो कभी बियॉन्डर नहीं बनेगी क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। उसे लगता है कि बियॉन्डर्स मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए खुद को ही मॉन्स्टर्स में बदल लेते हैं। अचानक उसे याद आता है कि कैप्टन चाहते थे कि क्लाइन उनके आते ही उनसे मिले। क्लाइन मान जाता है। क्लाइन आर्कबिशप चैनिस के शब्दों पर सोचता है कि वो गार्जियंस हैं, लेकिन साथ ही एक दुखियों का ग्रुप भी जो लगातार खतरों और पागलपन से लड़ते रहते हैं। क्लाइन एक डेस्क पर है और डन स्मिथ मैडम डेली के बारे में बात कर रहा है। डन स्मिथ बताता है कि डेली पहले आई थी और उसका ट्रांसफर बैकलुंड डायोसीज में हो गया है। ये नोट किया जाता है कि कैपिटल होने के नाते बैकलुंड बहुत प्रॉस्पर्स और भीड़ भाड़ वाला है, जहां सबसे ज्यादा बियॉन्डर्स और सबसे ज्यादा मौके हैं। डन स्मिथ आगे कहता है कि डेली के पास उनसे कहीं बेहतर चांस है एक आर्कबिशप या चर्च में सीनियर डीकन बनने का। क्लाइन पूछता है, ऐसा क्यों? डन स्मिथ जवाब देता है कि उसके पास सीक्वेंस पोशंस को मास्टर और इस्तेमाल करने का एक अनोखा टैलेंट है। डन स्मिथ क्लाइन को नाइट हॉक्स का नियम याद दिलाता है, एक पोशन लेने के बाद अगला पोशन लेने से पहले 3 साल इंतजार करना और एक टेस्ट पास करना जरूरी है, और कई बार तो 3 साल का इंतजार भी काफी नहीं होता। डन स्मिथ सोचता है कि उसे स्लीपलेस से मिडनाइट पोएट बनने में 3 साल लगे, फिर मिडनाइट पोएट से नाइटमेयर बनने में 9 साल, उसके बाद से अब 3 साल हो चुके हैं।
डेनिस स्मिथ मानता है कि उसे नहीं पता कि सीक्वेंस 6 तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा, और जब उनका शरीर बूढ़ा हो जाता है तो आगे बढ़ने की कोशिश रोक देना ही बेहतर है। वो बताता है कि कंट्रोल खोने की संभावना इतनी ज्यादा हो जाती है कि कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं होता। लेकिन डेली उन सबसे अलग है। 1 साल कॉर्प्स कलेक्टर बनने के बाद उसने एक स्पेशल एप्लीकेशन दी, उनके दिए गए एग्जामिनेशन को पास किया और एक ग्रेडिगर बन गई। डेनिस स्मिथ आगे बताता है, मैडम डेली पर फोकस करते हुए पता चलता है कि सिर्फ 1 साल बाद वो ग्रेव डिगर से स्पिरिट मीडियम बन गई। वो अभी एक बियॉन्डर के रूप में अपने 5वें साल में है और सिर्फ 24 साल की है, अभी भी बहुत यंग है और आगे कई मौके हैं। इसके अलावा मैडम डेली की पब्लिक आइडेंटिटी आवर काउंटी की सबसे फेमस स्पिरिट मीडियम की है और वो असल में एक सच्ची स्पिरिट मीडियम भी है। यह सवाल उठता है कि क्या इसका मतलब है कि वो एक्टिंग कर रही थी। डेनिस स्मिथ को याद दिलाया जाता है कि वो खुद अभी काफी यंग है, सिर्फ 30 साल का, हालांकि उसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो सकती है। क्लाइन पूछता है कि डेनिस स्मिथ मैडम डेलीस से ये क्यों नहीं पूछता कि वो सीक्वेंस पोशंस को कैसे मास्टर और एक्सप्लॉइट करती है। डेनिस स्मिथ जवाब देता है कि उसने एक बार उससे कहा था कि उसे एक असली नाइटमेयर बनना होगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। डेनिस स्मिथ सोचता है कि एक नाइटमेयर की तरह एक्ट करना सबके लिए काफी अनप्लेजेंट लगेगा। उसे याद आता है कि डेली और उसने डिस्कस किया था कि क्या सियर के बाद का पोर्शन सच में क्लाउन है, और उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस दी थी। उससे पूछा जाता है कि वो क्या थे। डेनिस स्मिथ समझाता है कि आमतौर पर एक सीक्वेंस पाथवे में सारे पोर्शंस एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और एक साफ लीनियर प्रोग्रेशन फॉलो करते हैं, जैसे कि स्लीपलेस, मिडनाइट पोएट और नाइटमेयर सभी रात से या रात से जुड़ी चीजों से रिलेटेड हैं। रिश्ता हमेशा इतना साफ नहीं होता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको जरूर पोर्शंस के नामों में कॉमन चीजें मिल जाएंगी, जैसे कि असासिन और इंस्टिगेटर दोनों ही दर्द और दुख लाते हैं। बातचीत जारी रही, मैडम डेली के हाइपोथेसिस पर फोकस करते हुए कि सियर और क्लाउन एक लॉजिकल प्रोग्रेशन फॉलो नहीं करते। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ पाथवेज में लोअर मिडिल सीक्वेंसेस में ऐसी एबिलिटीज मिलती थीं जो एक दूसरे से अनरिलेटेड लगती थीं, लेकिन एक सर्टेन स्टेज तक पहुंचने के बाद जब एक क्वालिटेटिव चेंज होता था तब एबिलिटीज मिलकर एक नया जॉब बनाती थीं। दूसरे शब्दों में वो एक लीनियर प्रोग्रेशन फॉलो नहीं करते थे, बल्कि उनका एक दूसरे से रिश्ता आखिर में एक होने का था। क्लाइन ने समझाया कि एक नॉर्मल सीक्वेंस पाथवे एक इंसान के शरीर जैसा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो लंबे और मजबूत होते हैं और उनका फ्रेम भारी और मैच्योर होता जाता है, जबकि स्पेशल पाथवे जैसे होते हैं सीक्वेंस 9, सीक्वेंस 8, हर उंगली अलग होती है, एक दूसरे से आजाद, उनके मूवमेंट्स के बीच कोई कनेक्शन नहीं लगता, लेकिन जब आप अंत तक पहुंचते हैं तो हाथ बन जाता है। डेनिस स्मिथ को एहसास हुआ कि किसी स्टेज पर अलग अलग एबिलिटीज एक साथ मिल जाएंगी और क्वालिटेटिव चेंज होगा। उसने और डेली ने अनुमान लगाया कि इसका जवाब सीक्वेंस 4 है। फिर उससे पूछा गया क्यों। सीक्वेंसेस के बारे में चर्चा जारी रही। कहा गया कि चर्चेस के कैटेगराइजेशन के अनुसार सीक्वेंस 4 हाई सीक्वेंसेस में से पहला था। इस तक पहुंचना किसी के वाइटैलिटी और स्पिरिट में बदलाव लाता था। प्राचीन काल में सीक्वेंस 4 तक पहुंचना ही किसी को डेमीगॉड कहलाने के लिए काफी था। 1000 साल पहले सीक्वेंसेस 9, 8 और 7 सभी लो सीक्वेंसेस माने जाते थे, लेकिन पिछले 100 सालों में बियॉन्डर्स की संख्या कम हुई है। आजकल मेजर चर्चेस सीक्वेंस 7 को मिडिल सीक्वेंसेस मानते हैं, तो सीक्वेंसेस 9 और 8 लो सीक्वेंसेस हैं, 7 से 5 मिडिल सीक्वेंसेस और सीक्वेंस 4 और उससे ऊपर हाई सीक्वेंसेस हैं। इसका मतलब है कि एम्परर रोजेल सच में एक शक्तिशाली हाई सीक्वेंस बियॉन्डर थे, लेकिन सीक्वेंस जितना ऊंचा कंट्रोल खोने का रिस्क उतना ही ज्यादा। क्लाइन ने स्लीपलेस के बारे में पूछा जो चर्च ऑफ द एब्रानाइट गॉडेस के पास था, और पूछा कि सीक्वेंस 5 क्या था जो कि गेटकीपर था और सीक्वेंस 4 क्या था। डेनिस स्मिथ को याद आया कि आर्कबिशप जिसने सील्ड आर्टिफैक्ट O00 चुराया था, इंसजैंगल एक गेटकीपर था जो सीक्वेंस 4 तक एडवांस होने में फेल हो गया था। क्लाइन ने उसे ठीक किया, कहते हुए कि गेटकीपर कॉर्प्स कलेक्टर का सीक्वेंस 4 क्या है, और उसे यह जानकारी तब तक नहीं मिलेगी जब तक वो एक डायोसिस बिशप या डीकन नहीं बन जाता। उसने फिर क्लाइन को ओल्ड नील से सीखते रहने के लिए कहा और यह ना भूलने के लिए कहा कि उस रात उनका डिनर है उसके नाइटहॉक्स का ऑफिशियल मेंबर बनने की खुशी में। क्लाइन ने कहा कि उसके पैसे पहले से ही तैयार हैं,
डन स्मिथ ने जवाब दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और कि क्लाइन उन एडिशनल बोनसेस के बारे में भूल गया था जो उन्हें मिशन पूरा करने पर मिलते हैं, वो हिस्सा जो वो संगठन को देते हैं। क्लाइन ने कहा कि वो समझ गया। डन स्मिथ अपनी डेस्क पर बैठा था और क्लाइन जा रहा था। क्लाइन ने फिर 3, 2 और 1 गिनना शुरू किया। डन स्मिथ एक मग से पी रहा था। क्लाइन हैरान था कि कैप्टन ने उसे वापस नहीं बुलाया। क्लाइन ने इसे एक चमत्कार माना। बाद में क्लाइन एक कुर्सी पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था और नील उसके पास खड़ा था, उसे डिनर के बारे में इतना न सोचने के लिए कह रहा था। उसने क्लाइन को याद दिलाया कि उसे अभी भी नया रिचुअलिस्टिक मैजिक, एंशिएंट हर्मीज, ड्रैगोनीज, एल्विस और बहुत कुछ सीखना है। और नील ने फिर क्लाइन को बताया कि उसे हर दोपहर छुट्टी के दिनों को छोड़कर 2 घंटे इंस्ट्रक्टर लेड कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी होगी। क्लाइन चौंक गया, कहते हुए कि कैप्टन ने पहले इसका जिक्र नहीं किया था। ओल्ड नील ने जवाब दिया कि वो भूल गया था। रात का समय था और आसमान में लाल चांद दिखाई दे रहा था। लोग ग्लास से टोस्ट कर रहे थे। ग्रुप ने क्लाइन की ऑफिशियल मेंबरशिप का दिल से स्वागत और टोस्ट के साथ जश्न मनाया। अलगों का ग्रुप एक लंबी टेबल के चारों ओर बैठा था जो खाने से लदी हुई थी। इलियोनार्ड टेबल पर बैठा था। क्लाइन थका हुआ लग रहा था। क्लाइन से पूछा गया कि क्या मिस्टर गवायन के साथ उसकी कॉम्बैट ट्रेनिंग ने उसे इतना थका दिया है कि वो खा भी नहीं पा रहा। क्लाइन को मिस्टर गवायन याद आया, एक मस्कुलर आदमी जो क्लाइन को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग समझा रहा था। उसने घोषणा की कि 2 डंबल्स उस दिन के लिए क्लाइन के साथ ही होंगे, उसके बाद रनिंग और स्क्वाट्स। क्लाइन एक चिबी फॉर्म में जमीन पर लेटे हुए या सर के साथ जवाब देता है। डिनर पर वापस लियोनार्ड ने क्लाइन को उसके स्टेक के साथ मदद करने की ऑफर दी अगर उसने उसे अभी तक नहीं छुआ है। क्लाइन मान गया। डन स्मिथ ने बताया कि फ्राई को उस रात चेनिस गेट की रक्षा करनी थी और वो नहीं आ सका। उन्होंने सोचा कि क्या मिस ऑथर इस मौके पर कुछ कहेंगी। मिस ऑथर ने कहा कि उसके सबमिशंस सिर्फ कुछ छोटे अखबारों में ही पहुंचे हैं। उसने सोचा कि कैप्टन को उसे एक नॉवेल सेल्फ पब्लिश करने के लिए जरूरी फंड्स देने चाहिए। डन स्मिथ ने सजेस्ट किया कि उसे ओल्ड नील से सीखना चाहिए और बेहतर, ज्यादा अच्छा रीजंस सोचना चाहिए। रोजान ने कहा कि वो इस मामले में मिस्टर नील से हमेशा बहुत प्रभावित रहती है। सब हंसने लगे। अगला सीन शुरू होता है जब क्लाइंट सोच रहा होता है कि कल की ट्रेनिंग कितनी खराब थी और उसे लगा था कि उसने जो पोर्शन लिया था उससे उसकी फिजिकल फिटनेस बेहतर हो गई होगी। फिर वो सोचता है कि सीएस के सारे स्टैट पॉइंट्स स्पिरिचुअलिटी और माइंड में जाते हैं। क्लाइन को तब एहसास होता है कि उसे अपने मेंटर से मिलने जाना है और वो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से हॉर्नेजेस माउंटेन्स की मेन पीक के बारे में मोनोग्राफ उधार लेना चाहता है। जैसे ही क्लाइन जाने वाला होता है, मेलिसा उससे पूछती है कि क्या हुआ। क्लाइन थोड़े दर्द भरे चेहरे के साथ उसे विश्वास दिलाता है कि वो ठीक है और उसकी मसल्स में बस थोड़ा दर्द है, यह नोट करते हुए कि उसने पिछली रात वापस आने के बाद कुछ और नहीं किया था, और सोचती है कि क्या शराब पीने से ऐसा हो सकता है। क्लाइन अपने हाथ लापरवाही से हिलाते हुए सजेस्ट करता है कि अगर वो इस तरह से कहेगी तो वो अपने आप को अनुचित विचारों से रोकने के लिए सब कुछ करेगा। फिर वो साफ करता है कि उसने कल दोपहर कंपनी द्वारा सेटअप की गई कॉम्बैट ट्रेनिंग में हिस्सा लिया था। मेलिसा हैरान हो जाती है और पूछती है, कॉम्बैट? क्लाइन मेलिसा के साथ खड़ा समझाता है कि वो एक इतिहास और अवशेष सलाहकार है और यह संभव है कि उसे कभी कभी बाहर जाना पड़े और ऐतिहासिक अवशेषों के खुदाई में हिस्सा लेना पड़े, इसलिए उसे ऐसा करने के लिए एक स्वस्थ शरीर की जरूरत है। मेलिसा फिर पूछती है कि क्या ये अब बहुत जेंटलमैनली नहीं है और क्या तुम हमेशा एक प्रोफेसर की तरह बिहेव नहीं करना चाहते थे? क्या तुमने हमेशा खुद को एक प्रोफेसर के स्टैंडर्ड्स पर नहीं रखा? क्लाइन सोचता है कि एक सच्चा प्रोफेसर ना सिर्फ दूसरों से जेंटल तरीके से बात कर सकता है, बल्कि जब नॉर्मल कम्युनिकेशन में बाधा आती है तब दूसरों को मनाने के लिए फिजिकल मीन्स का इस्तेमाल करने में भी सक्षम होना चाहिए। मेलिसा क्लाइन से पूछती है कि क्या उसे उसकी मदद की जरूरत है, जैसे कि वो समझ गई हो कि वो फिजिकल मीन्स से क्या कहना चाह रहा है। मेलिसा फिर कहती है कि उसे उसकी मदद की जरूरत नहीं है। क्लाइन कहता है कि वो अपनी बेचैनी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। मेलिसा सोचती है कि क्लाइन अब ज्यादा से ज्यादा बॉम्बास्टिक होता जा रहा है। वो यह भी सोचती है कि उसके सोर मसल्स उसे बहुत दर्द दे रहे थे। क्लाइन चलते हुए आ आ आ कहता है। सीन फिर खुए यूनिवर्सिटी में शिफ्ट होता है। दरवाजे पर एक खटखट होती है और क्लाइन कहता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर अजिक। क्लाइन खोई यूनिवर्सिटी पहुंचा, एक दरवाजे पर दस्तक देते हुए। अंदर से एक आवाज आई और पूछा कि क्या प्रोफेसर कोहिन वहां हैं, ये बताते हुए कि एक लेटर के जरिए 10 बजे के लिए अपॉइंटमेंट ली गई थी।
मिस्टर अजिक एक डेस्क पर खुली किताब के साथ बैठे ने क्लाइन को ग्रीट किया, उसे बताते हुए कि प्रोफेसर कोहेन की टिंगेन यूनिवर्सिटी में अचानक एक मीटिंग थी और उन्होंने मिस्टर अजिक को क्लाइन का इंतजार करने के लिए कहा था। मिस्टर अजिक ने गौर से देखा। क्लाइन अपनी हेड पकड़े हुए हैरान लगा और पूछा कि क्या उसने कुछ गलत कर दिया है। मिस्टर अजिक ने उसे विश्वास दिलाया कि सब ठीक है, उसे बैठने और कॉफी पीने के लिए इनवाइट करते हुए, जिसमें शुगर और मिल्क भी उपलब्ध था। मिस्टर अजिक ने समझाया कि उसने इस तरह से रिएक्ट इसलिए किया क्योंकि क्लाइन पहले से कहीं ज्यादा शार्प लग रहा था, एक सच्चे जेंटलमैन की तरह। क्लाइन ने मिस्टर अजिक को उसकी तारीफ के लिए धन्यवाद दिया। मिस्टर अजिक ने पूछा कि क्या प्रोफेसर को रिसर्च ऑफ द हॉरेंसिस मेन पीक्स रेलिक्स मिल गई है। मिस्टर अजिक ने कंफर्म किया कि उसने उसकी मदद से वो ढूंढ ली है। उसने फिर क्लाइन को एक किताब पेश की, समझाते हुए कि क्योंकि क्लाइन अब खोए यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं है, वो उसे सिर्फ वहीं पढ़ सकता है और उसे अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं है। क्लाइन मान गया। क्लाइन डेस्क पर बैठा किताब पढ़ रहा था और कॉफी पी रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि जैसा प्रोफेसर ने अपने लेटर्स में कहा था, ये सेटलमेंट साफ तौर पर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन का हिस्सा था और वहां एक प्राचीन देश था। क्लाइन डेस्क पर बैठा किताब पढ़ रहा था और कॉफी पी रहा था। किताब में ऐसे लोगों के म्यूरल्स थे जो बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते थे, इसलिए यह मान लेना सुरक्षित था कि वो इंसान थे। म्यूरल्स में यह भी दिखाया गया था कि इस देश के लोग एक ही समय में रात की पूजा करते थे और उससे डरते भी थे, इसलिए उन्होंने इसे पर्सनिफाई करने के लिए एक देवता बनाया। उन्होंने इस देवता को रूलर ऑफ द एवरनाइट, द मदर ऑफ द स्काई कहा। मदर ऑफ द स्काई काफी बड़ा टाइटल था और इस देवता का गॉडेस ऑफ द एवरनाइट के साथ कुछ साफ ओवरलैप था। म्यूरल्स में दिखाया गया था कि इस देश के लोग मानते थे कि मौत अंत नहीं है। उनका मानना था कि उनके मरे हुए रिश्तेदार उन्हें रात में सुरक्षित रखेंगे और इसलिए वो नए मरे हुए प्रियजनों के शवों को अपने घरों में अपने बिस्तरों पर पूरे 3 दिन तक रखते थे। सबसे अजीब बात यह थी कि उस इलाके में कोई भी कब्र नहीं मिली थी। ऐसा लगता था जैसे उनके किसी भी निवासी को दफनाने की या मरने की भी जरूरत नहीं थी, जो म्यूरल्स के कंटेंट्स से कॉन्ट्राडिक्ट करता था। हॉरेंसिस माउंटेन्स की मेन पीक पर और आसपास के इलाके में प्राचीन अवशेषों में सभी डिस्प्लेज और डेकोरेशंस बहुत अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड थे। म्यूरल्स भी काफी हद तक अनडैमेज्ड थे। ऐसा लगता था जैसे इस पूरी जगह को डिस्कवर किए जाने से पहले बिल्कुल भी छेड़ा नहीं गया था। टेबल्स पर अभी भी प्लेट्स थीं और प्लेट्स पर सड़े हुए खाने के निशान भी थे। कुछ कमरों में आधी भरी हुई वाइन की बॉटल्स थीं जो लगभग सादे पानी में बदल चुकी थीं और उसके बाद म्यूरल्स खत्म हो जाते हैं। वो बरियल्स के किसी भी जिक्र से पहले खत्म हो जाते हैं। इस देश के लोग कहाँ गए? ऐसा लगता था जैसे वो सब बहुत जल्दी में अपने घर छोड़कर चले गए। उनके पास कुछ भी साफ करने का समय नहीं था और वो उसके बाद कभी वापस नहीं आए। वो जल्दी में अपने घर छोड़कर चले गए और क्लाइन ने किताब पढ़ना जारी रखा। प्राचीन सभ्यता के अजीब विवरणों पर सोचता रहा। यह तथ्य कि वहां कोई कब्र नहीं थी इस पूरी स्थिति को और भी अजीब बना देता था। लेखक मिस्टर जोसेफ ने भी इस पर गौर किया था, यह बताते हुए कि जब उन्होंने पहली बार अवशेषों की खोज की थी तो उन्हें लगा था कि निवासी सचमुच हवा में गायब हो गए थे। क्लाइन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने किताब में एक ड्राइंग देखी। ड्राइंग में दिखाया गया महल लगभग वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। हालांकि उसके सपने में महल एक चोटी के ऊपर था और वो बहुत ज्यादा शानदार था। इसके अलावा उसके सपने में एक विशाल आसन था जो एक इंसान के लिए नहीं था और वहां अनगिनत किले भी थे। क्लाइन को एहसास हुआ कि उसका सपना हॉरेंसिस माउंटेन की मुख्य चोटी पर प्राचीन अवशेषों से जुड़ा था। उसे पूरा यकीन था कि अवशेष एंटिगोनस परिवार की नोटबुक में उल्लिखित नेशन ऑफ एवरनाइट के थे। मिस्टर अजिक इंतजार कर रहा था। उसने पूछा कि क्या क्लाइन को कुछ काम का मिला। क्लाइन ने जवाब दिया कि उसे काफी कुछ मिला है। उसने अपने लिए हुए नोट्स के पन्ने दिखाए। मिस्टर अजिक ने व्यक्त किया कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्लाइन अचानक इस मामले में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो गया। उसने आगे कहा कि जब वो बैकलैंड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तब उसने डिविनेशन पर काफी रिसर्च की थी। मिस्टर अजिक ने बताया कि उसने पाया है कि क्लाइन के भाग्य में डिसहार्मनी है। क्लाइन ने पूछा कि उसके कहने का क्या मतलब है। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, एक सीयर से डिविनेशन के बारे में बात कर रहा है। हाँ, मिस्टर अजिक ने नोट किया कि पिछले 2 महीनों में क्लाइन के साथ बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हुए हैं। क्लाइन ने पूछा, कोइंसिडेंसेस? क्लाइन ने कोइंसिडेंसेस के बारे में सोचा। हाल ही में उसके सामने आया सबसे साफ कोइंसिडेंस ये था कि जब वो उन किडनैपर्स के पीछे गए
तो उन्हें उस कमरे में एंटेगोनिस्ट परिवार की नोटबुक के बारे में सुराग मिले जो उनके छिपने वाले कमरे के ठीक सामने था। रेबर जल्दी से ऐसी जगह ढूंढने लगा जहां वो नोटबुक से मिली शक्ति को डाइजेस्ट कर सके। उसने टिंगेन से भागने की कोशिश भी नहीं की और इसने 299 को उसे ट्रैक करने का मौका दिया। क्लाइन ने सोचा कि यह काफी कोइंसिडेंटल था कि सेलेना ने हनास विंसेंट के गुप्त मंत्रों पर एक चोरी से नजर डाली। उसने इंतजार किया और उन्हें अपनी बर्थडे बैंक्वेट तक ट्राई नहीं किया, जिस दौरान उसने इत्तेफाक से पता लगा लिया कि वो क्या कर रही है। कहानी इस सोच पर शिफ्ट होती है कि अगर चीजें अलग तरह से हुई होती तो सिर्फ हनास विंसेंट ही नहीं मरा होता। मिस्टर आजिक कहता है कि 3 कोइंसिडेंसेस हुए हैं, ना ज्यादा बार बार, और उसने किसी बाहरी हस्तक्षेप या मार्गदर्शन के कोई निशान नहीं देखे हैं। एम्परर रोजेल ने एक बार कहा था कि एक कोइंसिडेंस बिल्कुल मामूली है, 2 कोइंसिडेंसेस भी नॉर्मल हैं। हालांकि 3 कोइंसिडेंसेस रुककर सोचने, खुद से पूछने के लिए काफी कारण हैं कि क्या कोई आंतरिक कारक काम कर रहे हैं। मिस्टर अजिक पूछता है कि क्या क्लाइन कुछ देख पा रहा है। वो आगे कहता है कि वो सिर्फ थोड़ी डिसहार्मनी देख सकता है और वो कुछ और नहीं देख पा रहा। मिस्टर अजिक कहता है कि क्लाइन को समझना होगा कि वो एक असली भविष्यवक्ता नहीं है। क्लाइन कहता है ठीक है। मिस्टर अजिक को उसकी चेतावनी के लिए धन्यवाद देता है और कहता है कि वो अब चलेगा। मिस्टर अजिक उसे अलविदा कहता है। क्लाइन सोचता है कि मिस्टर अजिक थोड़ा अजीब है, उसके जैसे एक भविष्यवक्ता के लिए एक भविष्यवक्ता की तरह बिहेव कर रहा है। क्लाइन सोचता है कि उसे स्पिरिट विजन का इस्तेमाल करके एक नजर देखनी चाहिए। क्लाइन मिस्टर अजिक को देखता है जो एक मग से पी रहा है। क्लाइन सोचता है कि मिस्टर अजिक बिल्कुल नॉर्मल है। क्लाइन सोचता है कि यह शर्म की बात है कि वो किसी व्यक्ति का ईथर बॉडी और एस्ट्रल प्रोजेक्शंस सिर्फ तब देख सकता है जब वो ग्रे फॉग के ऊपर हो। क्लाइन कोइंसिडेंसेस के बारे में सोचता है और कहता है कि वो अब चिंता करना बंद नहीं कर पाएगा। क्लाइन एक बिल्डिंग में है, सोच रहा है कि उसे 3 कोइंसिडेंसेस को तोड़कर एक एक करके उनकी भविष्यवाणी करनी चाहिए। वो सोचता है कि एलिट का किडनैपिंग बियॉन्ड एलिमेंट्स द्वारा गाइडेड था। क्लाइन खुद से पूछता है कि क्या एलिट का किडनैपिंग, रे वीवर का टिंगिन में रहना और सेलेना का मैजिक मिरर डिविनेशन सब नॉर्मल इवेंट्स थे। उसने इन तीनों इवेंट्स पर ड्रीम डिविनेशन की और उसे वही रिजल्ट्स मिले, तो वो सच में सिर्फ कोइंसिडेंसेस ही थे। क्लाइन सोचता है कि उसने पूरे मामले को ज्यादा ही सोच लिया और कि मिस्टर अजिक सिर्फ एक डिविनेशन हॉबीइस्ट है। क्लाइन अचानक कहता है रुको। वो सोचता है कि क्लाइन की ओरिजिनल यादों में उसके डिविनेशन में इंटरेस्टेड होने के बारे में कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल क्लाइन के मिस्टर अजिक के प्रति इंप्रेशन के अनुसार मिस्टर अजिक एक शांत और विश्वसनीय आदमी है जो कभी भी बिना किसी आधार के कुछ नहीं कहता। अगर वो सच में सिर्फ एक हॉबीस्ट होता तो वो उसके साथ इस तरह से बात ना करता। क्लाइन सोचता है कि क्या मिस्टर अजिक को गलती से कुछ इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल गई और उसने उसे चेतावनी देने के लिए डिविनेशन का बहाना बनाया, या क्या उसकी अपनी डिविनेशन एक बाहरी शक्ति से प्रभावित हो रही है। क्लाइन सोचता है कि उसे अपने प्राप्त परिणामों को एक बेहतर माहौल में, एक ऐसा माहौल जो ज्यादा रहस्यमयी और समझने में मुश्किल हो, कंफर्म करने की जरूरत है। सीन ग्रे फॉग टेरो क्लब में शिफ्ट होता है। उसके हाथ में एक पेंडेंट है। आखिर में सीन उसकी डेस्क पर वापस आता है जहां कागज बिखरे हुए हैं। क्लाइन को एहसास होता है कि एलियट का किडनैपिंग बियॉन्ड एलिमेंट्स द्वारा गाइडेड था।